तो अगर गाइस आप भी ड्यू के स्टूडेंट और आपके पास अगर सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप फेल हो रहे हैं और अगर आपको पास होना है तो उसके बीच का फासला ये वीडियो है, ये पीडीएफ है जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको वीडियो में। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पीडीएफ में मैंने सारे पीवाईक्यू, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया 33 पेजेस के अंदर, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। पीडीएफ आपको कहीं और भी मिल जाएगी, बट ऐसी पीडीएफ नहीं मिलेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे के सारे ईजी लैंग्वेज में हैं, जो कि बस आपको रीड करने हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में आपको ऐसा लिखा हुआ है इसमें। अगर आपने ये पढ़ लिया आप 100% पास हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। पास छोड़िए, 90 में से आपके 70% मार्क्स आपके आ जाएंगे, 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू के ड्यू हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सारा सिलेबस भी कंप्लीट है, पीवाईक्यू भी कंप्लीट है, और क्या लेना है भाई, इतनी ईजी लैंग्वेज में है, बस आपको रीड करना है। ठीक है, 33 पेजेस आपको लग रहे होंगे, सोच रहे में 33 पेजेस है, बट भाई चीज़ों को अगर ईजी बनाना होता है ना, तो थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए 33 पेजेस की बनी है। बाकी इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखी है ना, आपको याद करना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको पास होने की श्योरिटी तो मैं देता हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, पीडीएफ पूरी पढ़ ली, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको पास होने की। ठीक है, आप पक्का पास हो जाएंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक दिखा दूँ, आपकी ड्यू की ये बुक है। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको बुक का कवर दिखा देता हूँ। आपकी यही बुक होगी आपके पास भी। ठीक है, ड्यू की। ठीक है, इसके अंदर आपको चैप्टर दिख रहे होंगे, ये सारे चैप्टर हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं। ठीक है, आपको लेसन 1 से लेके लेसन नंबर 12 तक ये सारे चैप्टर्स आपके आए हैं। ठीक है, ड्यू की बुक में। ठीक है, यही सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड, तो आप ये मत करना कि भैया इसमें तो अलग चैप्टर का नाम लिखा है, अलग नंबर लिखा है, सीक्वेंस अलग है, हमारे लिए वीडियो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट का नाम दिख रहा है, आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप में इतने सारे चैप्टर और मेरे में कम चैप्टर है, ऐसा नहीं है। बस बात सिंपल, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, ये बात है, मेरा एक चैप्टर के अंदर आपके 4-5 चैप्टर बुक के इंक्लूड हो रखे हैं, सिर्फ इसलिए। ठीक है, मैं आपकी पीडीएफ में सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपके यहाँ पर 12 चैप्टर हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, ये 12 चैप्टर इनके अंदर इंक्लूड है, बट ये मेरा एक चैप्टर है ना, उसके अंदर आपके 3-4 चैप्टर इंक्लूड होकर मैंने एक चैप्टर बनाया है। ऐसे मेरा दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर 2-3 चैप्टर इंक्लूड करके एक चैप्टर बनाया है। ठीक है, तो आप सिंपल ये समझ जाना कि ये जितना भी सिलेबस आपको दिख रहा है ना, सिंपल कहने का मतलब है सारा मेरी पीडीएफ के अंदर है, बस इसके आगे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा सिलेबस मेरी पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है, तो ये मत देखना कि चैप्टर का नाम अलग है, सीक्वेंस अलग है, नंबर अलग है, सारा इंक्लूड है इसमें। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आपने पूरी पीडीएफ पढ़ ली ना, फिर से कह रहा हूँ भाई, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से पढ़ने की, कहीं से एक एक क्वेश्चन भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये पढ़ ली, कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट करो और भाई पेपर में 80% मार्क्स ले आओ, 70% मार्क्स ले आओ ईजिली, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं। जितना मैं ईजी समझा सकता हूँ उतना ईजी मैं समझाऊंगा, बाकी ईजी लिखा भी है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर बनाया था मार्केट स्ट्रक्चर। आप कहेंगे भाई हमारे यहाँ चैप्टर तो मोनोपोली वगैरह ये है, तो टेंशन नहीं लेना, यूनिट का नाम लिखा है ना, ये सारे चैप्टर है, बस आपको इसको भूल जाओ, इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसको भूल जाओ बस। ये देखो सारा सिलेबस आपका इसके अंदर है, बस इतनी मैंने बात बोल दी, अब सुनिए। मोनोपोली के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, अब ज़रा बात नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरी होती है, वरना बच्चे फिर कमेंट करते हैं ये मेरे लिए है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये, व्हाट इज़ मोनोपोली, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड कॉजेज। मोनोपोली आपको पता होगा, आपको याद करने की ना, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने पता क्या एनालाइज करा है, आपको याद करने की कम ज़रूरत है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली आपको पता होगा, आपने सुना होगा यार इसकी तो मोनोपोली है मार्केट में, इस दुकान वाले ने तो मोनोपोली कर रखी है अपनी। उसका मतलब आप क्या समझते हैं, मोनोपोली का मतलब है वो बंदा अकेला सेलर है, बायर बहुत सारे हैं, वो सेलर अकेला है। सेलर अकेला होता है तो मोनोपोली क्रिएट करता है। मोनोपोली का मतलब होता है अपनी, मतलब एक कहते हैं ना मार्केट में मोनोपोली बना रखी है इसने अपनी, कि अकेला रूल कर रहा है पूरी मार्केट पे, अकेला ही बंदा बेच रहा है। जैसे आप लगा लीजिए आपके पूरे एरिया में अगर एक ही स्टेशनरी वाला है, तो उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। मोनोपोली का मतलब है कहीं और स्टेशनरी वाला है ही नहीं, वो अकेला है, सारे सेलर जितने भी बायर्स हैं सब उसी के पास जा रहे हैं, कोई दूसरा बंदा है ही नहीं जिससे वो खरीद सके, इसलिए उसने मोनोपोली बना रखी है, तो इसी को मोनोपोली कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी आप पढ़ सकते हैं कि मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर एक ही प्रोड्यूसर होता है, या एक ही सेलर, एक ही बात होती है, प्रोड्यूसर और सेलर एक ही बात होती है, एक ही होता है ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और कोई उसका क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं। जैसे कि आपकी गली में स्टेशनरी है, तो कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं होगी, और ऐसी कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जो सारा स्टेशनरी का सामान बेच सकती हो। ऐसा हो सकता है एक आधा कोई दुकान हो, पेन वगैरह छोटा मोटा किराने की दुकान पर मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कोई एक और स्टेशनरी हो उसकी जैसी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो अकेली स्टेशनरी है पूरे मार्केट में। तो उससे फ़ायदा यही है
कि वो मोनोपोली क्रिएट करेगी और सारे सेलर मतलब एक ही सेलर है और सारे बायर उसके पास ही जाएंगे क्योंकि वो अकेला बंदा है जो स्टेशनरी खोल के बैठा है। तो मोनोपोली इसी को कहते हैं कि अकेला सेलर हो, अकेला प्रोड्यूसर हो और सारी मार्केट में और मोनोपोली चला रहा हो अपनी बढ़िया। ठीक है, और मोनोपोली में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, तो मैंने बताया कि और कोई होगा नहीं स्टेशनरी वाला, तो कंपटीशन चलाएगा। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है, प्राइस मेकर का मतलब है वो जिस प्राइस पे चाहे उस पर बेच सकता है, क्योंकि उसको भाई पता है कोई और ये सामान बेच नहीं रहा है, कोई और स्टेशनरी का सामान बेच ही नहीं रहा है, तो मैं जिस भाव पे बेचूंगा उस पर बंदे खरीदेंगे क्योंकि कोई और बेचने वाला है ही नहीं। एट द एंड मेरे से खरीदना पड़ेगा, तो वो प्राइस मेकर होता है, मतलब अपने आप से प्राइस वो सेट कर सकता है। ठीक है, वो अपने आप प्राइस डिसाइड करता है। बायर के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ही नहीं होता बाय करने के लिए, इसलिए उससे खरीदते हैं, इसलिए मोनोपोली होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडियन रेलवेज। रेलवेज की और कोई तो कंपनी आपको है नहीं कि कोई अलग ट्रेन चला रहा हो इंडिया में, कोई अलग ट्रेन में चला रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन रेलवेज की ट्रेन चलती है आपकी पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इन्हें मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। आपको अगर ट्रेन में घूमना है तो इंडियन रेलवेज के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, फीचर्स क्या होता है मोनोपोली के मैंने ऊपर आपको बताई दिए हैं, बाकी उसी को शॉर्ट में करके लिखा हुआ है। अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैंने हेडिंग्स दे दी हैं, आप एक्सपेरिमेंट तो अपने आप भी कर लोगे। जैसे कि पहला पॉइंट ये सिंगल सेलर होता है मार्केट में, कोई क्लोज सब्सिट्यूट मतलब सेम सामान कोई बेच नहीं रहा है। जैसे स्टेशनरी है तो उसका कोई सेम स्टेशनरी ऐसा सामान नहीं बेच रहा है तो उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, वो प्राइस मेकर होता है। अभी बताया मैंने एंट्री टू बैरियर होती है, मतलब क्यों उसका मतलब सिंपल आप ये बात समझते हैं मोनोपोली क्यों है। मोनोपोली आप क्वेश्चन करें कि मोनोपोली क्यों है, कोई और भी खोल सकता है दुकान, पर वो तो मैंने दुकान काफ़ी स्मॉल लेवल की बात करी थी। अगर यहाँ पर लें कि इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो भाई किसी के बस की नहीं है ना कोई इतना मतलब इतना वो बना सके, इतना खर्चा कर सके। या एंट्री बैरियर आपको पता है गवर्नमेंट ने पहले रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि भाई इंडियन रेलवे के अलावा कोई और ट्रेन नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है ना भाई कोई कंपनी खोल के बैठ गया ट्रेन में की रेलवे की वो बिछा दी पटरी पूरे में बिछा दी, ऐसा तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बैरियर भी है, मतलब एंट्री बैरियर भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, इसलिए मोनोपोली होती है। जहाँ पर एक एंट्री बैरियर होता है कि नए बंदे घुस ही नहीं सकते, उसको एंट्री बैरियर कहते हैं। इंडियन रेलवेज में एंट्री बैरियर है, गवर्नमेंट ने कर रखा है कि भाई कोई और भी अपनी कंपनी नहीं खोल सकता कि कहेगा भाई मैं ट्रेन की पटरी बिछा के ट्रेन चलाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कोई बंदा आता ही नहीं है, इसलिए वो मोनोपोली चलाते हैं। कंट्रोल ओवर सप्लाई, सारा सप्लाई उनके हाथ में होता है, कितना उनको सप्लाई करना है कितना नहीं करना उनके हाथ में हो गया, अकेले बेचने वाले हैं। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये कर्व है। ठीक है, इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, समझाऊंगा तो आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब यही है अगर ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं तो कम प्राइस करना पड़ेगा, तो आपको पता है कॉमन सी बात है, अगर प्राइस कम होगा जब भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे आपके। ठीक है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है। आपको पता है आपकी गली में एक ही स्टेशनरी वाला है तो ऐसा हो सकता है आपसे वो अलग प्राइस चार्ज करे, कोई महंगा मतलब अमीर बंदा उससे अलग प्राइस मांगे, वो एक ही बुक के आपसे 40 रुपये मांगे, किसी से 60 रुपये मांगे, ऐसा कर सकता है वो, क्योंकि वो अकेला बेचने वाला है, वो किसी से कितने पैसा मांग सकता है क्योंकि उसको पता है लोग एट दी एंड मेरे पास ही आएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा थोड़ा जल्दी मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, बाकी आप समझ तो ले ही ना, काफ़ी ईजी में लिखा, पढ़ भी लेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, कॉज क्या होता है मोनोपोली के मैंने बताया हुआ है। रॉ मटेरियल कैसे के लगा लीजिए एक वो पकड़ बनाई हुई है, जैसे कि लगा लीजिए आपको कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कोल की ज़रूरत पड़ती है, कोल की ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक है, अगर आपने पूरी कोल की जो सप्लाई है रॉ मटेरियल की आपने उसी को पूरा अपने हाथ में कर लिया तो कोई और कोल खरीद ही नहीं पाएगा। आप अकेला खरीद पा रहे हो तो आप अकेला इसको यूज़ कर पाओगे, तो कोई और यूज़ ही नहीं कर पा रहा तो कोई और कोल का बिजनेस कर भी नहीं सकता। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। जैसे कि सारे कोल के जो रॉ मटेरियल जो माइनिंग करते हैं, ठीक है, उनसे आपने हाथ मिला लिया, सारा कोल अब आपके हाथ में आ रहा है, आपकी कंपनी में आ रहा है, किसी और को मिलेगा ही नहीं, तो कोई कोल का बिजनेस और कर ही नहीं पाएगा, कोई यूज़ इसको कर ही नहीं पाएगा, तो आप अकेले बंदे रहोगे। तो भैया अगर आपके पूरे हाथ में अगर आपने कंट्रोल बना लिया रॉ मटेरियल के ऊपर तो आप मोनोपोली बना सकते हो। लीगल वगैरह मैंने बताई, गवर्नमेंट ऐसा रूल कभी बना लेती है या लगा ले कभी भी ऐसा रूल बन जाता है कि वो अकेली कंपनी चल पाती है, कोई और उसके सामने बन ही नहीं पाता, लीगली वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाती है कंपनी। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कि भाई पैसा ही इतना लगता है कि कोई और बंदा स्टैंड नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी जैसे लगा लीजिए काफ़ी बड़ी स्केल की जो कंपनियाँ होती हैं वो मोनोपोली चला रही हैं। अब ऐसा नहीं है इसको बंद कर मतलब और कंपनी को मना कर रखा कि आप मत चलाइए, आप मत खोलिए कंपनी, ऐसा नहीं है, खोल सकती हैं, पर उसको खोलने में पैसा ही इतना लगेगा। तो इसलिए किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी बना ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अकेली कंपनी चल रही है। जैसे को टाटा की बड़ी कंपनी लगा लीजिए, टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है किसी की लगा लीजिए। ठीक है, और अगर कहेंगे मोनोपोली भी चला रही है वो, ऐसा नहीं है टाटा ने मना कर रखा और कंपनी इसको एंटर कर ली, कोई भी एंटर कर सकता है। बट वही है, टाटा जितना अगर अपना स्केल जरा बनाना है, इतना टाटा जितना बड़ा बिजनेस बनाना है तो काफ़ी लार्ज स्केल में पैसा लगेगा, और अगर किसी पे पैसा ही नहीं है इतना तो वो एंटर कर ही नहीं पाएगा मार्केट में। तो भैया ऐसी ऐसी कंपनियां बनाने के लिए काफ़ी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और किसी के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगा, मार्केट में एंटर नहीं करेगा तो एक ही कंपनी मोनोपोली चलाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मैंने बताई है, गवर्नमेंट कभी कभी ऐसी पॉलिसी बना देती है ताकि एक मोनोपोली बनी रहे। जैसे इंडियन रेलवेज़ का एग्जाम्पल आपको पता है, इंडियन रेलवेज़ में मोनोपोली बनाई हुई गवर्नमेंट ने, कोई और नहीं आ सकता। मर्जर एंड टेक ओवर, कई बार ऐसा होता है कि दो
कॉम्पिटिटिव फर्म है, जैसे लगा लीजिए टाटा और एक और कंपनी लगा लीजिए कि दो कॉम्पिटिटिव फर्म है, दोनों सेम चीज़ बना रही है, अब क्या मोनोपोली नहीं हो पाएगी, कंपटीशन हो गया यहाँ तो, क्योंकि दो कंपनियाँ हो गई हैं तो कंपटीशन आया था, एक होती तो मोनोपोली होती है, कंपटीशन हो रखा है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों कंपनी ना एक हाथ में मतलब दोनों मिल जाते हैं, मर्जर कर लेते हैं अपना, तो उससे क्या है दोनों मिलकर एक कंपनी हो जाएगी, तो एक कंपनी हो जाएगी तो फिर मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, मर्जर भी कर लेते हैं, मतलब दूसरी कंपनी से हाथ मिला लेते हैं तो वो एक मर्ज करके अपने आप को फिर से मोनोपोली चला लेते हैं। अगर दो कंपनियां हैं तो वो हाथ मिला के एक कंपनी बना लेते हैं अपने आप को। ठीक है, फिर मोनोपोली बढ़िया चलाते हैं अपनी। ठीक है, मोनोपोली कंपटीशन को लिमिट करती है क्या? ठीक है, हाउ मतलब पूछा कैसे मोनोपोली है लिमिट करती है कंपटीशन को, एक्सप्लेन नेचर एंड आर्टिफिशियल बैरियर दैट हेल्प इन क्रिएटिंग मोनोपोली। ठीक है, सिंपल बात ये, मोनोपोली लिमिट करती है कंपटीशन को बाय कंट्रोलिंग एंटायर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रिवेलिंग न्यू। वही बात है कि अगर मोनोपोली है तो सारी सप्लाई आपके हाथ में है, क्योंकि सारा सप्लाई ही आप कर रहे हो। आप अगर स्टेशनरी चला रहे हो तो पूरा सप्लाई आपके हाथ में है, कितनी मैं क्या सामान बेचूँ पूरा आपके हाथ में, क्योंकि कोई और बेच नहीं रहा है, आप अकेले बेच रहे हैं, तो आपके हाथ में पूरी सप्लाई है, कितना मैं सप्लाई करूँ मार्केट में। ठीक है, सप्लाई पूरी आपके हाथ में है। ठीक है, आपने दूसरी एंट्री करने के लिए मना कर, मतलब दूसरी फॉर्म को एंट्री करने दे नहीं रहे आपको, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, या इतना पैसा लगता है मेरे जैसा बिजनेस बनाने में, तो कोई नई कंपनी एंटर कर नहीं सकती। ये भी बात होती है कि वो अपने आप, ये लिखा भी हुआ है कि वो प्राइस अपने आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जैसा कोई सब्सिट्यूट गुड एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में। सब्सिट्यूट गुड का मतलब होता है हमारे जैसा कोई सिमिलर सामान बेच नहीं रहा है। अगर मैं स्टेशनरी के यहाँ पर बुक बेच रहा हूँ एक, तो उसको पता है पूरी मार्केट में कोई बुक बेच ही नहीं रहा है, तो वो अपने आप से प्राइस डिसाइड कर लेगा। उसको पता है कोई और बेच नहीं रहा है तो कहीं और से लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, लोग मेरे पास ही आएंगे एट दी एंड, जो मैं प्राइस बोलूँगा उस पर लोग खरीदेंगे। तो वो प्राइस अपने आप से भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो प्राइस मेकर होता है जो मोनोपोली चला रहा है। ठीक है, मोनोपोलीज जो होते हैं, जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, जो मोनोपोली चलाते हैं, उनकी टैक्टिक्स होती है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं रॉ मटेरियल को, मैंने ऊपर बताया है। एडवर्टाइजिंग इतनी कर देते हैं कि भाई मोनोपोली अपने आप क्रिएट हो सकती है। लगा लीजिए कि मैगी है, मैगी के साथ आपको पता है यिप्पी भी आती है और नूडल्स भी आते होंगे, पर मैगी की मोनोपोली है मार्केट में, उसने टेस्ट ऐसा बनाया हुआ है, उसने मार्केटिंग अपनी ऐसी करी हुई है, उसकी एक मतलब मोनोपोली चलती है वहाँ पर। ठीक है, नाम अगर नूडल्स का आता है तो मैगी का सबसे पहले नाम आता है, तो वो भी एक तरह की मोनोपोली, कॉम्पिटिशन उसके पास भी है, बट उसने ऐसी एडवर्टाइजिंग की हुई है ना अपनी कि उसके साथ उसका टक्कर में कोई है ही नहीं। ठीक है, कंपटीशन के लिए कोई है ही नहीं उसके लिए। ठीक है, और कुछ बैरियर वगैरह बनाए होते हैं कस्टमर, मतलब वही बात लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री क्या होती है, मतलब इसमें वही है नेचुरल बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर क्या होते हैं मोनोपोली बनाने के लिए। नेचुरल बैरियर वो होते हैं जो नेचुरली बन जाते हैं, याद करने का तरीका है ये। ठीक है, नेचुरल बैरियर है जो अराइज होता है नेचुरली। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन या इंडस्ट्री कंडीशन को लेके हो जाता है, कोई वो मतलब जानबूझ के नहीं बनाया किसी ने कि यार बैरियर बना देता है कोई नया बंदा नहीं घुस पाएगा, ऐसा नहीं बनाया होता, वो नेचुरली अपने आप ही बन जाते हैं, मतलब किस्मत होती है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि कई बार तो ऐसा होता है अगर आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है ना, तो आपको काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपको पता होगा अगर एक कंपनी 100 गुड्स बना रही है तो उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, अगर वहीं उसी की 1 लाख गुड्स बनाएगी, वो उस 1 लाख प्रोडक्ट बनाएगी, तो उसको पता है मेरे को फ़ायदा होगा। आपको पता होगा जितना ज़्यादा सप्लाई करती है कंपनी उतना उसको कॉस्ट कम पड़ती है। अगर एक मशीन की कैपेसिटी 1 लाख प्रोडक्ट्स पर डे प्रोड्यूस करने की है और आप उससे सिर्फ 1,000 ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए महंगा पड़ेगा वो मशीन आपके लिए, क्योंकि भाई वो इतनी बहुत कम आप यूज़ कर पा रहे हो उसको। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कंपनी उतना इसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, उतना इसको कॉस्ट कम पड़ता है। आपको पता है ना ये चीज़ तो, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी उतनी इसको कॉस्ट कम पड़ती है कंपनीज को। तो वही बात है, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। आप अगर ऐसा बिजनेस है कि आप अगर ज़्यादा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो ही आपको फ़ायदा है, तो आपको एक मोनोपोली अपने आप क्रिएट होगी, क्योंकि भाई नई नई फॉर्म है, वो ऐसे तो है नहीं पहले दिन खुलती है 1 लाख वो निकाल दिए प्रोडक्ट, निकाल दिए कमोडिटीज़ निकाल दी, ऐसे तो है नहीं, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होगी, और अगर छोटा कम प्रोड्यूस करेगी तो उसका फ़ायदा वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपके पास नहीं है तो आप भाई वैसे ही कम मार्केट में घुस नहीं सकते हो, कि आपको पता है आप इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे और आपको कॉस्ट पड़ेगी ज़्यादा, आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे मार्केट में। कंट्रोल ओवर नेचुरल, मैंने बताया नेचुरल रिसोर्स का मतलब रॉ मटेरियल अगर आपके हाथ में है तो भाई आपने अपने आप से नहीं कराई कि यार मोनोपोली बनाने के लिए कर देता हूँ, नहीं, आपके पास नेचुरली ऐसा हो गया है कि जो भी वो रॉ मटेरियल है वो आपके हाथ में आ रहे हैं। ठीक है, आपने पहले से रॉ मटेरियल के वो कर रखा था, आपने वो रॉ मटेरियल अपने हाथ में इसलिए नहीं लिए थे कि मोनोपोली बनाऊंगा, आपने तो ऐसे ले लिया था रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए, बट वो नेचुरली मोनोपोली बन गई।
आगे आगे पता चला कि भाई और कोई तो रॉ मटेरियल ये दे ही नहीं रहा, जो मेरे को मिल रहा है वो एक ही बंदा देने वाला, तो आपके पास अपने आप नेचुरली मोनोपोली बन गई। हाई सेटअप कॉस्ट, किसी ने ये नहीं कहा था भाई सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए इसलिए मोनोपोली बनाऊंगा, इस कंपनी को खोलने के लिए 10 करोड़ रुपये चाहिए तो मोनोपोली बन जाएगी मेरी, ऐसा किसी ने नहीं कहा। पर आपने जिस लेवल की कंपनी बना रखी है उसके लिए सेटअप कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि भाई बंदा वो कर ही नहीं सकता, कोई नया बंदा मार्केट में कंपनी ऐसी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी है। तो ये भी एक तरह की मोनोपोली बन गई भाई, कंपनी खोलने के लिए पैसा ही इतना चाहिए, कोई और नया बंदा खोल ही नहीं पा रहा है कंपनी, तो नया बंदा खोलेगा नहीं है तो आप मोनोपोली करोगे। टेक्निकल एक्सपर्टीज़, कई कंपनी ऐसी होती है जिसके अंदर टेक्निकल काम चाहिए होता है, मतलब कुछ तरह की टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, अगर आपके पास नहीं है आप नहीं खोल पाएंगे, अगर जिसके बंदे के पास है वो अकेला बंदा मार्केट में खोल के बैठेगा उस कंपनी को, ठीक है, और प्रॉफिट कमाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी के दिमाग में अगर ऐसा आइडिया नहीं होता कि ब्लिंकिट जैसा ऐप कैसे चलाएं मार्केट में, ठीक है, कैसे कस्टमर से ऑर्डर लें, कैसे डिलीवर करें, कैसे पैसा कमाएं, अगर दिमाग में किसी के ऐसे टेक्निकल आइडिया है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है करें कैसे, मतलब आइडिया भी आ गया, देख भी लिया ब्लिंकिट ऐसे कर रहा है, पर वो आइडिया ही नहीं है कि यार मैं ये चीज़ कर कैसे सकता हूँ, मेरे को मैं एग्जीक्यूट कैसे कर सकता हूँ, अगर वो बंदे को आता ही नहीं है चीज़, वो मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। तो ब्लिंकिट अकेला ही मोनोपोली चलाएगा मार्केट, वो उसको पता है, मेरे को पता है कि ये मार्केट में ग्रोसरी ऐप कैसे चला सकते हैं हम, ये डे टू डे डिलीवरी ऐप कैसे चला सकते हैं हम, तो उसी को ब्लिंकिट को आता है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं आता है तो क्या है, वो उसको चीज़ ही नहीं आती है, वो कि यार मैं कैसे ब्लिंकिट जैसा ऐप चलाऊंगा, मेरे को तो ऑपरेट करना ही नहीं आता है, मेरे को तो पता ही नहीं यार कैसे कैसे स्टोर्स को लिंक करूँगा, कहाँ कहाँ स्टोर्स खोलूँगा, कहाँ से ऑर्डर लूँगा, किसको डिलीवर करूँगा, मेरे को तो आता ही नहीं है, तो क्या है वो मार्केट में घुस ही नहीं पाएगा, वो घुस नहीं पाएगा तो जो ब्लिंकिट है वो अकेला राज करेगा मार्केट में। तो भैया अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है उस फील्ड की तो भी आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और आप बाकी पढ़ ही सकते हैं, ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल बैरियर्स होते हैं जो खुद ही बनाए होते हैं, जान पूछ के बनाए होते हैं, ठीक है, मतलब लगा लीजिए मैन मेड होते हैं ये, मतलब ये किसी ने इत्तेफाक से नहीं बने हैं, ये जान पूछ के बनाए हुए हैं मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। जैसे कि लीगल बैरियर्स, जैसे गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया था इंडियन रेलवेज का एग्जांपल, तो आप सिंपल इसको रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लीगल बैरियर बना दिया, भाई कोई और रेलवे कंपनी खोल ही नहीं सकता, ठीक है। प्रीडेटिंग प्राइसिंग, मोनोपोली मतलब भैया लोअर प्राइस कर देते हैं, सब पैसे इतना लो कर देंगे, मतलब कॉस्ट इतनी लो कर देंगे, मतलब सेल इतनी लो कॉस्ट पर करेंगे, कोई नई मार्केट में बंदा आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर कोई राइवल होगा भी तो वो एग्जिट कर जाएगा, उसको पता है भाई मैं इतने कम में पैसे दे नहीं सकते, जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जियो ने करा था। जियो ने क्या करा था, एक टाइम पर रिचार्ज इतने सस्ते कर दिए, मतलब फ्री में सिम बांट दी, फ्री में डेटा बांट दिया, भाई कर लो, क्या मोनोपोली बनाने के लिए करा था उसने, क्योंकि उसको पता है मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, कोई और कंपनियाँ नहीं दे पाएंगी। जैसे ही जियो एंटर करा मार्केट में, काफ़ी सारी सिम बंद हो गई, जैसे कि BSNL आइडिया वगैरह की सिम बंद हो गई, क्यों हो गई, जियो ने ऐसी मोनोपोली करने के लिए ट्राई करा कि इतने सस्ते में दे देंगे, इतना फ्री में आइटम दे देंगे कि हम तो दे देंगे, सामने वाली कंपनी नहीं दे पाएगी, वो नहीं दे पाएगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब तो मेरा सिम खरीदेंगे, सबको पता है भाई फ्री डेटा मेरे पे मिल रहा है, तो सब जियो खरीदेंगे, सब जियो खरीदेंगे, सब मेरे पास आएंगे, सब मेरे पास आएंगे तो भाई कोई और सिम खरीदेगा नहीं, तो बस बाकी सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो मोनोपोली क्रिएट करने का ये भी एक डिसीजन होता है कि प्राइसिंग इतनी लो कर दो कि कोई आपके प्राइस मैच ही ना कर पाए, सब प्राइस लो देख के आपके पास आएंगे कंज्यूमर, बाकी कंपनी के पास जाएंगे नहीं, वो कंपनी अपने आप बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगे, आप अकेले मार्केट में रहेंगे, आप अकेले मार्केट में रहेंगे, आप मोनोपोली बनाएंगे। एडवर्टाइजिंग का मैंने बताया, एडवर्टाइजिंग इतनी हैवी कर दो सामने वाले का प्रोडक्ट दिखे ही नहीं, सिर्फ आपका प्रोडक्ट दिखे मार्केट में, आपकी ऐड दिखे, आपका नाम दिखे, सामने वाले का बंदे का दिखे ही ना। अगर बेशक मैगी के सामने yippee है भी, मैगी ने इतनी एडवर्टाइजिंग, इतना टेस्ट अपना बना रखा है, ब्रांड रॉयल्टी इतना बना रखा है, ठीक है, कि कोई और टिक ही नहीं पाता उसके सामने। अगली बात है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने हाथ में ले रखा है, भैया मर्जर कर रखा है, 2 3 कंपनी थी, कंपटीशन था, सब मिलके एक कंपनी बना ली उनने, अब क्या अकेली बंदी कंपनी है तो वो करेगी, मोनोपोली करेगी, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, ये भी ईजी सा है, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसको समझाने के लिए, ठीक है, तो हम ये पढ़ सकते हैं, आप इजीली आप कर लेंगे इसको, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा ना, आप काफ़ी टाइम लेंगे, तो आप पढ़ लेना इसको। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताई है, अलग कस्टमर से अलग तरह का प्राइस चार्ज करने को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, और मैं कस्टमर ही नहीं कहता, कई बार एरिया भी ऐसा होता है कि एक कंपनी दिल्ली में अलग रेट से सामान बेच रही है, महाराष्ट्र में अलग रेट से सामान बेच रही है, मुंबई जो होता है, ठीक है, गुजरात में अलग रेट पे सामान बेच रही है, इंडिया के अंदर ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी इंडिया में अलग तरह का अलग प्राइस पे सामान बेच रही है, और वही सेम प्राइस अमेरिका में अलग तरीके का प्राइस पे बेच रही है, मतलब वहाँ महंगा बिक रहा है, यहाँ सस्ता बिक रहा है। हाँ, US से है, जैसे कि अमेरिका ही है वो, तो आप लगा लीजिए रशिया वगैरह में वो अलग प्राइस पे बिक रहा है, इंडिया में अलग बिक रहा है, तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आपको पढ़ मिल होगा, पढ़ के आप समझ सकते हैं, मैंने बाकी मैंने हिंदी में मतलब ईजी लैंग्वेज में समझा दिया।
वाई डज इट हैपन इन मोनोपोली मार्केट? आपको मैंने बताया ही था, अगर आप अकेला सामान अकेली स्टेशनरी खोल के बैठे हैं तो आप कितना भी प्राइस किसी पे मांग सकते हैं, ठीक है। आपसे वो 40 रुपये की बुक मांग सकता है कि 40 रुपये की बुक है, कोई अमीर बंदा आएगा उससे ये बोल सकता है भाई 60 रुपये की बुक है सेम बुक, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, उसको पता है बंदा एट द एंड मेरे पे आएगा, मैं अकेला स्टेशनरी वाला हूँ, ठीक है। वट आर द कंडीशन फॉर इट टू प्रिवेल? कंडीशन क्या होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की? मोनोपोली कंडीशन होती है, वही तो बताया मैंने। मोनोपोली अगर आपके पास है, अगर आपने मोनोपोली कंडीशन फुलफिल कर रखी है कि आप मोनोपोली बना रखी है अपने मार्केट में, तो आप किसी से भी अलग प्राइस मान सकते हैं, किसी से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, ठीक है। इस पर आ जाते हैं सीधा। एक सेकंड, लिखा तो था मैंने कहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फुल कंट्रोल, मेन रीज़न फुल कंट्रोल, मेन रीज़न भी लिखा है, भी आप पढ़ सकते हैं कि मोनोपोली के मेन रीज़न क्या होते हैं, ठीक है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चलिए मैं उसको देखता हूँ एक सेकंड। ये रही सिंपल मोनोपोली, वो मोनोपोली, ठीक है। सिंपल मोनोपोली वो होती है जिसमें मोनोपोली सेम प्राइस चार्ज करता है, ठीक है, एक सेम प्रोडक्ट के फ्रॉम द कंज्यूमर, कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मतलब मोनोपोली तो है मार्केट में, उसको पता है मैं एक ही स्टेशनरी वाला हूँ पूरी एरिया में यहाँ पर वो किसी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अमीर से भी 60 रुपये की बुक बेचेगा, गरीब को भी 60 रुपये की बुक बेचेगा, कोई मिडिल क्लास होगा उसको भी 60 रुपये की बेचेगा। मोनोपोली वो भी कर रहा है, उसको पता है मैं अकेला बंदा मार्केट में, लोग मेरे से खरीदेंगे एट द एंड, पर वो सबसे अलग प्राइस नहीं मांग रहा है, सबसे सेम प्राइस मांग रहा है, तो वो सिंपल मोनोपोली होती है। और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली तो आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है भेदभाव करना, भेदभाव का मतलब वही है सबसे अलग प्राइस मांगना। अमीर से महंगी बुक बता देगा अमीर को, गरीब को सस्ती बुक बता देगा, तो डिस्क्रिमिनेशन करेगा वहाँ पर, ठीक है। तभी आप समझ गए होंगे। इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया में कोई कंपनी सेम गुड इंडिया में अलग प्राइस का बेच रही है, वो सेम गुड सेम कंपनी दूसरी जैसे अमेरिका में अलग प्राइस पे सामान बेच रही है, सेम सामान है, बस वो अमेरिका में अलग प्राइस में मिल रहा है, रशिया में अलग प्राइस में मिल रहा है, इंडिया में अलग प्राइस में मिल रहा है, तो उसको इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहता है। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन था एक आपका, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब इक्विलिब्रियम का, ये मैंने सीधा स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है यहाँ पर, मतलब बुक का, ठीक है, फोटो अटैच कर दिया, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, मैं समझा दिया, जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको रिलेट कर लेना, बाकी इसको भाई आप गूगल पर लिखेंगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। नेचुरल मोनोपोली कैसे मार्केट में चल सकते हैं? नेचुरल मोनोपोली एक टाइप ऑफ मोनोपोली जिसमें एक सिंगल फर्म होती है पूरी मार्केट में, मतलब सारा सप्लाई एक सिंगल कंपनी के ऊपर होता है, सिंगल फर्म के ऊपर होता है, ठीक है। और वो एंटायर मार्केट एट अ लोअर कॉस्ट देन द अदर टू और मोर फर्म, दिस हैपन बिकॉज सच कंपनी रिक्वायर यूज। वही बात है, मोनोपोली कब होगी कि अगर आप सामने वाली कंपनी, मतलब आपको ऐसी कंपनी बनाने के लिए कोई हैवी मतलब पैसा चाहिए, मतलब लार्ज के लिए पैसा चाहिए, तो कोई एंटर नहीं कर पाएगा। अगर कोई एंटर नहीं करेगा तो आप अकेले मार्केट में रह पाओगे, आप अकेले रहोगे तो वो मोनोपोली होगी, ठीक है। वही बात है, अगर जैसे कोई कार की कंपनी, आप एग्जांपल लगा लीजिए, कंपनी पूरी इंडिया में सिर्फ एक टाटा कार बना रहा है, ठीक है, टाटा कंपनी है वही कार बना रही है। अब कोई है टाटा तो मोनोपोली कर रही है, अकेली कार बना रही है, तो अब उसी में एक जगह आ जाते हैं कि टाटा जैसी और कंपनीज भी तो खड़ी हो सकती हैं, और भी तो बंदे आ सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी करा है कि कार और कोई नहीं बनाएगा, कोई भी बना सकता है। बट वही बात है, अगर कार बेचनी है, कार प्रोड्यूस करनी है, तो भाई इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतनी लार्ज कैपिटल चाहिए कंपनी खोलने के लिए, कार की कंपनी खोलने के लिए, क्योंकि लोगों पे इतना पैसा ही नहीं है, तो कोई कार खोलने बनाने की कंपनी बना ही नहीं पाएगा, कोई कंपनी बना नहीं पाएगा, टाटा अकेला मार्केट में राज करेगा, ठीक है। तो वही बात है, वो भी एक नेचुरल मोनोपोली। बाकी मैंने ऊपर नेचुरल मोनोपोली के बारे में बताया था, आप सेम आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वही है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, इसलिए कोई कंपनी खोलता ही नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल आपके हाथ में रहते हैं, वो होते हैं, तो बाकी मैंने ऊपर पढ़ा दिया, ठीक है। ये भी सारा कुछ पढ़ा दिया, आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर 2 पे आ जाता है, ठीक है। सारे चैप्टर शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, बट मैं जितने मैक्सिमम हो पाएंगे 1 घंटे के अंदर उतना कवर मैं कर दूँगा, ताकि आपके लिए भी ईजी हो, मेरे लिए भी ईजी हो। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दे दूँगा, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगले पे आता है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और हाँ, चैप्टर का नाम देख के भाई डरना मत कि ये तो हमारे बुक में चैप्टर नहीं है, मैंने पहले बताया हुआ है। बुक में चैप्टर हो ना हो, ये सारे चैप्टर आपकी बुक के पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे में नाम अलग हो सकता है, चैप्टर नंबर अलग हो सकता है, बट सारे चैप्टर जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे इस पीडीएफ में इंक्लूड है। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, ये मत कहना भैया ये तो मेरे चैप्टर ही नहीं है, ये तो मेरी बुक ही नहीं है, चैप्टर नंबर भी सेम नहीं, चैप्टर नाम भी सेम नहीं है, आप तो कुछ और ही पढ़ा रहे हो, मेरे पास सिलेबस है ही नहीं है वाला, ऐसा मत करना। आपका ही सिलेबस है, बस वो नाम अलग है, वो अलग है, ठीक है। मैंने 2-4 चैप्टर कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया हुआ, ताकि मैं अभी यहाँ बना दूँ 12 चैप्टर, आप देख के डर जाओगे 12 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 5 चैप्टर कर दिए, उनको मिला मिला के 5-6 चैप्टर में इंक्लूड कर दे सारा कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं।
What do we mean by monopolistic competition? Compare the wrong and under monopolistic competition with perfect competition. Monopolistic competition क्या था? मोनोपोली के ऊपर मैंने आपको बता दिया मोनोपोली के बारे में। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट का टाइप होता है जहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स हैं और काफ़ी सारे बायर हैं, बट द प्रोडक्ट सोल्ड आर सिमिलर या डिफरेंट। वही बात है कि आपको एक सेकंड में आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हाँ, मोनोपोली आपको मैंने बताया था वहाँ पे सिंगल बायर होगा, मतलब सिंगल सेलर होगा, ठीक है। बायर तो काफ़ी सारे हैं, स्टेशनरी तो एक ही है, बायर काफ़ी सारे हैं, तो वो मोनोपोली होती है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन में आपको बताओ, कंपटीशन का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा बंदे हो तो ही कंपटीशन होता है। पर मोनोपोली में तो एक ही बंदा था, तो मोनोपोली को रख दो साइड में। मोनोपोली का तो मतलब यही है, एक ही सेलर होगा, एक ही दुकान होगी, खरीदने वाले काफ़ी सारे होंगे, तो वह मोनोपोली होगी। पर अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ गया ना, तो कंपटीशन से आप समझ जाना, कंपटीशन से मतलब है एक से ज़्यादा बायर सेलर है, एक से ज़्यादा स्टेशनरी की दुकान है, एक से ज़्यादा मतलब बंदे हैं बेचने वाले, फिर वो मोनोपोली कैसे हुई? मोनोपोली वो भी होगी, कैसे हुई मैं बताता हूँ। आप स्टेशनरी का एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप ले लीजिए रेस्टोरेंट का एग्जांपल। आपको पता है आपके एरिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होंगे, ठीक है, काफ़ी सारे होंगे, सब सेम ही खाना बेच रहे हैं, सब सेम ही भाई वड़ा पाव बेच रहे हैं, सेम ही मतलब कुछ भी जो सामान है, डोसा वगैरह, इडली डोसा जो भी बेच रहे हैं, सब सेम ही बेच रहे हैं। मतलब इडली है तो सबके पास इडली ही है, ठीक है, सामान सबके पास सेम है, फिर भी वहाँ मोनोपोली कैसे चल रही है, कंपटीशन कैसे चल रहा है? वो सबका टेस्ट अलग है, बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो उसमें यही लिखा हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सारे सेलर हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कंपटीशन का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा सेलर होंगे, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये मतलब है एक ऐसी तरह की मार्केट है जहाँ पर काफ़ी सारे सेलर होते हैं और काफ़ी सारे बायर होते हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर थे, काफ़ी सारे बायर थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर हैं और काफ़ी सारे ही बायर हैं, ठीक है। बट द प्रोडक्ट सोल्ड आर सिमिलर या डिफरेंट। वही बात है, रेस्टोरेंट सब हैं, सब इडली बेच रहे हैं, सब डोसा बेच रहे हैं, सब सेम चीज़ बेच रहे हैं, बट सबका फिर भी चीज़ अलग है, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग है, सबका खाने का टेस्ट अलग है, सबका प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, सबकी सिटिंग एरिया अलग है, सबका स्टैंडर्ड अलग है। तो आप समझ रहे हो, चीज़ सेम ही है, बस वही अलग तरीके से है, तो वो एक तरह से कंपटीशन क्रिएट करिए। लिखा हुआ है प्रोडक्ट जो बेचे जा रहे हैं वो सेम है फिर भी डिफरेंट है, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी लिखा हो रेस्टोरेंट का, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आपके एरिया में हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है सब रेस्टोरेंट सेम टेस्ट का सामान बेच रहे हो, सेम सिटिंग एरिया आपको दे रहे हो, सेम लग्जरी लाइफ आपको दे रहे हो, मतलब लग्जरी फील आपको दे रहे हो, सेम मतलब प्रीमियम चीज़ आपको दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। एक रेस्टोरेंट भाई छोटा लेवल का भी होता है और एक रेस्टोरेंट भाई साहब 5 स्टार लेवल का भी होता है। दोनों अलग सेम खाना बेच रहे हैं ना, वो भी भाई वही दाल चावल छोले चावल बेच रहा है, ठीक है, वो भी वही बेच रहा है, पर एक अगर स्टॉल लगा रहा है और एक 5 स्टार होटल है, चीज़ सेम है, लेवल अलग है, तो वही होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कंपटीशन है पर मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक कैसे होती है कि आप एक काम में माहिर हैं, एक 5 स्टार वाला भी वही खाना बना रहा है, एक स्टॉल वाला भी वही खाना बना रहा है, बट क्या है, मोनोपोली दोनों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों का अलग तरीका खाना, दोनों की मार्केट ही अलग है। स्टॉल पे अलग लोग खाएंगे, 5 स्टार अलग में अलग लोग खाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपली इसको याद भी कर सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से, ठीक है। ये तो आप बाकी गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ईच फर्म है सेम सम कंट्रोल ओवर दिट्स प्राइस। भैया पूरा प्राइस कंट्रोल नहीं, क्योंकि कंपटीशन है भाई, कंपटीशन में आप पूरा प्राइस कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कंपटीशन है, अगर आपने सोचा मैं प्राइस कम कर दूंगा, मतलब आपने सोचा यार वो भी 100 का बेच रहा है, मैं भी 100 का बेच रहा हूँ, आपने सोचा यार मैं प्राइस ना अपना कम कर देता हूँ, आपने प्राइस कम करा, सामने वाले का घाटा होएगा तो वो भी प्राइस कम कर देगा, तो आपके हाथ में प्राइस नहीं है इसका मतलब, ठीक है। और अगर आपने यह कहा कि सामने वाला 100 का बेच रहा है, मैं तो 120 का बेचूंगा भाई, मेरी मर्जी, अगर आपने ये करा तो सब जो 100 का बेच रहे हैं उससे खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है, यहाँ मोनोपोली नहीं चल रही है आपकी कि लोग घूम फिर के आपके पास भी आएंगे। कोई और भी सामान बेच रहा है, हाँ बेशक वो थोड़ा अलग बेच रहा है आपसे, पर वो भी सामान बेच रहा है। आप अगर आप महंगा बेचेंगे तो आप सस्ते वाले में लोग चले जाएंगे, तो ठीक है। यहाँ पर ना कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। आप ये कर सकते हैं कि आप कहेंगे 5 स्टार में भी सेम खाना मिल रहा है, स्टॉल वाले भी मिल रहा है, तो 5 स्टार वाले ज़्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं, वहाँ पर लोग क्यों नहीं भाग रहे? ऐसा नहीं है, पर 5 स्टार वाले की वो तो देखो यार कि पूरा कंट्रोल नहीं कर रहा प्राइस को, पर भाई फिर भी उसका स्टैंडर्ड है अपना एक, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो प्राइस कंट्रोल कर सकता है, पर पूरा ये नहीं कर सकता भाई कि एक सामान यहाँ पे खाने के लिए 100 की मिल रही है वो 10,000 रुपये की बेचेगा, तो लोग जाएंगे नहीं उस पर, ठीक है, वो तो अलग बात है। तो कुछ लेवल तक का कंट्रोल हो सकता है प्राइस पर, पूरा पूरा कंट्रोल नहीं होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है कुछ हद तक यूनिक होता है इन सम वेज। वही है, छोले चावल वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, पर उसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसका आपको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, पैक करने का तरीका अलग है, उसका अलग है, तो वही हाइजीन अलग है, हाइजीन अलग है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ब्रांड क्वालिटी डिज़ाइन अलग है, तो उससे प्रोडक्ट अलग हो रहा है, बाकी चीज़ सेम है, ठीक है। तो ये होती है। और फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, आपको पता है कोई भी रेस्टोरेंट खोल सकता है, किसी का ये नहीं है कि भाई कोई नहीं खोल सकता, या तुम नहीं खोल सकता, मैं नहीं खोल सकता, कोई भी खोल सकता, कोई भी सामान बेच सकता है, ठीक है।
लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आप ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, इजी चीज़ है, ठीक है। वही बात मैं आपको बता भी दूँ, लॉन्ग रन में ना ये ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी कमा पाती है। ऐसा क्यों है, आप एग्जांपल लीजिए कि आप लगा लीजिए कि एक कंपनी है, एक सेकंड रुकना, एग्जांपल, हाँ ठीक है, एग्जांपल बना लिया मैंने। एक कंपनी है, आपने सोचा आप सिर्फ दो कंपनी है मार्केट में, दो तीन कंपनी लगा लीजिए, दो तीन कंपनी आप मार्केट में, आप बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया, आपने कहा यार हम कार बेच रहे हैं, तीन चार कंपनी मिलके मिलके तो नहीं बेच रहे, सब अलग बेच रहे हैं, सबकी कार अलग है, यहाँ भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कार कंपनी में, सब कार ही बेच रहे हैं, बट एट दी एंड क्या है, मारुति की कार अलग है, टोयोटा की कार अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, दोनों बेच कार ही रहे हैं, बट कार अलग है दोनों की, दोनों की लग्जरी लाइफ अलग है, दोनों, वो एसयूवी है, वो सिडान है, समझ रहे हैं ना आप, तो कार दोनों बेच रहे हैं, बट वो अलग तरीके की दोनों कार है, दोनों की मार्केट अलग है, तो वो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आएगा, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब था, आपने कार की कंपनी तीन चार खुली हुई है मार्केट में, ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, अगर लॉन्ग रन में लोग मतलब और भी लोग देखेंगे कि यार ये कंपनी तो बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, बढ़िया इनकी सेल हो रही है, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, तो नई फर्म जो है वो एंटर कर सकती है मार्केट में, वो भी कहेगी यार अब से हम भी कार बनाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट कमा रही कार कंपनीज, तो हम भी कार बनाएंगे, तो भाई वो फ्री एंट्री होगी मार्केट में, आपको मैंने बताया यहाँ पर कोई फ्री एंट्री, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कोई नया बंदा एंटर नहीं कर सकता, अगर उनको दिखा कि अगर जो फर्म है वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट प्रॉफिट कमा रही है कार कंपनीज, तो फ्री एंट्री के चलते कोई भी नया कंपनी जो है वो एंटर कर जाएगी प्रॉफिट देखकर, और प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपको भाई एग्जांपल देता हूँ, आपके गली में तीन स्टेशनरी वाले हैं, ठीक है, तीनों बढ़िया कमा रहे हैं भाई साहब, तीन एरिया में, मतलब तीन ही हैं पूरे एरिया में, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बंदों ने देखा यार बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे लॉन्ग रन में, वो क्या करेंगे, वो भी मार्केट में एंटर कर जाएंगे, कहेंगे यार हम भी स्टेशनरी खोल लेते हैं, हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या है, अब दुकानें ज़्यादा हो गई, तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना बीच में, पहले तीन स्टेशनरी की दुकान थी, लोग मतलब इन तीनों में से किसी एक के पास ज़्यादा रहे, तो तीन के अंदर प्रॉफिट बढ़ता था, अब वहीं दुकान 10 हो गई, दुकान 10 हो जाएंगी, क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया ना, अब 10 दुकान में प्रॉफिट बढ़ गया, जो वो तीन मिलकर प्रॉफिट कमा रहे थे, अब वही प्रॉफिट वो 10 लोग मिलकर कमाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया, लगा लीजिए ये पहले बंदे 100 रुपये तीनों कंपनी मतलब तीनों स्टेशनरी वाले कमा रहे थे, अब वो 10 कंपनियां खुल गई, अब वो 300 रुपये 10 कंपनियां बटेंगे, अब समझ रहे हैं, पहले 300 रुपये तीन कंपनियां बट रहे थे, 100 मिल रहे थे तीनों को, अब वही 300 रुपये ही हैं, बट अब वही कहो कि सेलर तो नहीं है ना, मतलब बायर तो उतनी है ना, ये तो है नहीं 10 कंपनियां खुल जाएंगी तो भाई लोग ज़्यादा आ जाएंगे उस एरिया में, ऐसा तो है नहीं, लोग तो उतने ही हैं, दुकानें ज़्यादा खुल जाएंगी, तो प्रॉफिट अब बटना शुरू हो जाएगा लोगों के बीच में, तो प्रॉफिट सबके हाथ में कम आएगा, ठीक है, अब पहले 100 रुपये सबके हाथ में आ रहा था, अब वही 300 रुपये 10 कंपनियों के बीच में बांट रहे हैं, तो वो 10 मतलब काफ़ी कम कम शेयर सबके हाथ में आएगा, तो वही बात है कि यहाँ पर फ्री एंट्री है, इसके चलते क्या है, अगर कोई कंपनियाँ प्रॉफिट कमा भी रही होती है शॉर्ट रन में, तो उनको देख के नई फर्म अट्रैक्ट होती है, नए लोग अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये तो बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी मार्केट में एंटर करते हैं, और वो मार्केट में एंटर करते हैं तो भैया प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है, भैया व्हेन फर्म अर्न्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं शॉर्ट रन में, तो न्यू फर्म एंटर हो जाती है उस मार्केट में, उनको पता है यार प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम भी घुस जाते हैं इनके मार्केट में, वो मार्केट में घुस जाते हैं, कॉम्पिटिशन हो जाता है इंक्रीज, प्रॉफिट हो जाते हैं डिक्रीज, वही है, वही प्रॉफिट अब ज़्यादा लोगों के बीच में बटेगा, ठीक है, तो लॉन्ग रन मतलब वही है इक्विलिब्रियम इसे ही कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती है फर्म, क्यों कमा पाती है, क्योंकि भाई नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सर्वाइव करने लायक कमा पाती है, क्योंकि प्रॉफिट देख के और कंपनियां भी एंटर कर जाती हैं मार्केट में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जिसमें काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर है और लार्ज नंबर ही सेलर है, कंपटीशन का मतलब यही है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे सेम चीज़ बेचने वाले दुकानदार हैं, ठीक है, और सबके बीच में कंपटीशन है, और उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, लगा लीजिए सेम टू सेम तीन स्टेशनरी है मार्केट में आपके, ठीक है, तीन है, सेम सामान बेच रही हैं वो, तो उनके बीच में परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी हैं, दुकानदार भी ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और सारी दुकानें आइडेंटिकल सामान बेच रही हैं, आइडेंटिकल का मतलब सारा कुछ सेम ही बेच रही हैं वो तीनों दुकान, ऐसा नहीं कोई भी अलग चीज़ कुछ बेच रहा हो अपने आप से, नहीं, तीनों दुकान है और सेम सामान बेच रही है, बिल्कुल सेम स्टेशनरी का आइटम बेच रही है और सेम मार्केट में बेच रही है, तो उससे क्या होगा, कोई फर्म अपने आप से प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर एक स्टेशनरी वाला 60 रुपये की बुक बेच रहा है, तो सामने वाला उसी बुक के 80 रुपये नहीं मांग सकता, उसको पता है लोग उससे खरीद लेंगे अगर मैं महंगा बेचूंगा, तो कोई प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्या कंपटीशन इतना परफेक्ट है, ठीक है, सारे प्राइस टेकर होता है, टेकर का मतलब है
जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे बेचना पड़ता है उनको, उसको प्राइस टेकर कहते हैं। और अगर अपने प्राइस पे बेचोगे, अपने मन मर्जी के प्राइस पे बेचोगे तो उसको प्राइस मेकर कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होते हैं कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे बेचेंगे। अगर सब 60 रुपये की बुक बेच रहे हैं, आपने दुकान नहीं खोली है, तो वही 60 रुपये की बुक आपको 60 रुपये की बेचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप प्राइस बढ़ा देंगे उसको, क्योंकि आपको पता है आप 60 से 80 की बेचेंगे उसको, तो लोग 60 वाले जो 60 में बेच रहे हैं उससे खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट होती है, तो परफेक्ट नॉलेज होती है और नो ट्रांसपोर्टेशन। वही बात है कि परफेक्ट कंपटीशन यही होता है कि उसमें किसी को घुसने के लिए रोक टोक नहीं होती, कोई भी उसमें घुस सकता है उस मार्केट में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, और वही बात है, सब सेम सामान बेच रहे हैं तो भाई सबको सेम प्राइस भी बेचना पड़ेगा। तो अगर किसी ने भी प्राइस अलग पे बेचा तो वही है, लोग दूसरे दुकानदार पे चले जाएंगे, वो सब सेम ही बेच रहे हैं। आपसे नहीं खरीदेगा तो जो सस्ता दे रहा है उससे खरीद लेगा बंदा, तो इससे आप तो सेम ही सामान दे रहे हो एट द एंड। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है, सेम वही बात है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, आपके दिमाग में इसका वो भी होगा, मतलब कन्फ्यूजन भी होगी, मुझे पता है, क्योंकि दोनों सेम सेम टर्म साउंड करती हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आपके दिमाग में डाउट भी होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लाया भी हूँ और ये प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है। होता क्या है, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी सेलर होता है। क्योंकि यहाँ कंपटीशन आ गया ना, इससे याद करने ट्रिक है ये। मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं है तो एक सेलर है, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कंपटीशन आते ही एक से ज़्यादा सेलर हो गए, तो यहाँ पर लिखा गया मैनी सेलर, यहाँ पे वन सेलर होगा, यहाँ मैनी सेलर होंगे। ठीक है, यहाँ पर वो एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है इसलिए मोनोपोली कर रहा है। मतलब अगर टाटा एक अपनी एक अलग गाड़ी बना रहा है, मतलब टाटा अकेले मार्केट में गाड़ी बेच रहा है, तो क्या यूनिक प्रोडक्ट है, कोई और गाड़ी बेच नहीं रहा है, तो उसका प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट होगा कि भाई सबसे अनोखा प्रोडक्ट बेच रहा है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन मतलब काफ़ी सारे लोग एक ही सामान बेच रहे हैं, एक जैसे दिखने वाला सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा मतलब अलग चेंजेस होंगे उसमें, बाकी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। भैया गाड़ी मतलब लगा लीजिए, गाड़ी वो भी टाटा ही बेच रही है, गाड़ी लैम्बोर्गिनी ही बेच रही है, गाड़ी दोनों ही है, बट दोनों में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए वो डिफरेंस है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मोनोपोलीज में क्या होता है कि क्लोज सब्सिट्यूट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होता कि बिल्कुल सेम ही चीज़ बेच रहा हो कोई, मतलब वो भी स्टेशनरी में वो बुक बेच रहा है, वही वो बुक बेच रहा है, ऐसा नहीं है, बुक दोनों के पास ही है, बट उसकी अलग क्वालिटी, उसकी अलग क्वालिटी। वो रफ वाली बुक है जिसमें रफ रफ काइंड ऑफ पेज होते हैं, मतलब ऐसे डार्क पेज होते हैं, रफ बुक नोटबुक होती है, वो है। आप बिल्कुल प्योर न्यू नोटबुक बेच रहे हो जिसके वाइट पेज होते हैं। ठीक है, वो रिसाइकल वाली बेच रहा है, आप अलग बेच रहे हो, तो ये डिफ्रेंशिएट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। बाकी बुक दोनों ही है, बुक दोनों अलग तरीके कहीं पर भी। एंट्री ब्लॉक होती है, आपको पता है कि ये रेस्ट्रिक्शन के चलते मोनोपोली में एंट्री ब्लॉक है, इसलिए मोनोपोली चला रहा है एक कंपनी से, इंडियन रेलवेज है, एंट्री ब्लॉक है नई नई फर्म को रेलवे की अंडर आने के लिए, नई रेलवे लाइन खोलने के लिए, तो वो मोनोपोली चला रहा है। और यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है, कभी भी कोई मार्केट में आके दुकान खोल सकता है अपनी, कभी भी कोई दुकान बंद कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। डिग्री ऑफ कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन होता ही नहीं है, यहाँ पर हाई कंपटीशन होता है, क्योंकि कंपटीशन नाम में ही है इसके। ये प्राइस फॉर्म मेकर होती है, सबको पता है। अगर आप मोनोपोली चला रहे हो तो आप बुक के प्राइस कितना भी रखें, लोग को एट खरीदना आपसे, क्योंकि आप प्राइस मेकर है। आपके अलावा कोई बुक बेच नहीं रहा है तो एट लोग आपसे खरीदेंगे, तो आप प्राइस मेकर है। पर यहाँ पर कंपटीशन है, मतलब 2-3 फॉर्म सामान बेच रही हैं, अगर आपने अलग प्राइस से बेचा तो कोई और दूसरे से खरीद लेगा, तो यहाँ पर लिमिटेड प्राइस कंट्रोल होता है, फुल प्राइस कंट्रोल होता है, लिमिटेड होता है। बाकी ये पढ़ सकते हैं, भी सेम ही बात है कि ये क्या क्या बताऊँ मैं आपको, या ये भी बता सकता हूँ आप, कंज्यूमर चॉइस, नो चॉइस फॉर कंज्यूमर। आपको पता है जहाँ मोनोपोली आपके एरिया में एक ही स्टेशनरी वाला है, तो कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, नो चॉइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है, भाई एक ही स्टेशनरी वाला है। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन का मतलब है काफ़ी सारे सेलर है, काफ़ी सारे सेलर है, तो क्या है, कंज्यूमर के पास वाइड चॉइस होती है कि भाई गाड़ी है तो इससे खरीद लूँगा या उससे खरीद लूँगा, तो चॉइस है यहाँ पर मोनोपोली में नहीं है। अगर कोई गाड़ी बेचने वाली एक टाटा ही कंपनी अकेली, तो कोई कंज्यूमर के पास रहेगा ही नहीं, वो चॉइस रहेगी ही नहीं, उसको पता गाड़ी खरीदनी है टाटा से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी लिख के आप पढ़ सकते हैं। वट आर द एजम्पशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एजम्पशन ये लिखे हुए हैं भाई, वही ऊपर की चीज़ है, वही नीचे लिखी हुई हैं, बट ठीक है, देख पीडीएफ में कितना कुछ रिपीट हो रहा है, तो आपके एग्जाम में कैसे नहीं होगा, पीडीएफ में इतने सारे क्वेश्चन वो हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वही ऊपर मैंने बताया, वही चीज़ें लिखी हुई, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्रोडक्ट थोड़े बहुत अलग होते हैं। ठीक है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है, इंटरडिपेंडेंस प्राइस पॉलिसी होती है, मतलब एक दूसरे पर थोड़े इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप से प्राइस रख दें कि भाई मैं तो इतने बेचूंगा, नहीं, कोई और दूसरे बंदा दूसरे से खरीद लेगा, तो थोड़ी बहुत प्राइस के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बाकी अपर सेलिंग कॉस्ट का डिपेंड, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन टू डिफरेंट, मतलब सेम ऊपर की चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है ना, अगर आप उसको समझ के यहाँ पर लिखे हैं ना, फीचर से लिखे हुए हैं एक तरह से यहाँ पर एग्जाम्पशन के नाम पे, मतलब वही हो जाएगा आपके लिए।
हाउ डज अ फर्म अचीव इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शो द एक्सप्लोरेशन एक्सेस कैपेसिटी। वही बात है यार, वही घूम फिर के चीज़ें आ जा रही हैं। आप ही पढ़ लेना, काफ़ी इजी लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, हाँ ये हो गया फंडामेंटल, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इजीली आपके लिए हो जाएगा, ये काफ़ी हार्ड कोई चीज़ है नहीं इसको। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। प्रोडक्शन और सेलिंग कॉस्ट के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसमें आपको बता दूँ मैं क्या होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो आपको सामान को बनाने में लगी है, और सेलिंग कॉस्ट होती है जो उसको सेल करने में लगी है। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया आपको, बस पूरा इसमें एग्जांपल निकल गया। आप कंपनी में एक कार बना रहे हैं, कार को बनाने में मतलब उसको बनाने में, उसके इंटीरियर बनाने में, उसकी हेडलाइन बनाने में, उसको टायर बनाने में, जो भी उसको कार को बनाने में पैसा लग रहा है, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट है। मतलब जो प्रोडक्शन करने में कॉस्ट आई वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। और उस कार को बेचने के लिए भी कॉस्ट लगी आपको, जो है ना, कार बना दी, लोगों के पास अपने आप इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ऐसा भी नहीं है। आप उसकी ऐड चलवाएंगे, कोई सेलिब्रिटी हायर करेंगे, कहीं कहीं ऐड चलाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो क्या आप उसको बेचने के लिए आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बेचने के लिए पैसा खर्च कर उसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। बाकी काफ़ी ईजी चीज़ है, आप पढ़ लो, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के दौरान लगती है, कार बनाने में, इंटीरियर बनाने में, टायर बनाने में, हेडलाइट बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन करते टाइम जो लग रही है, और जो सामान बेचते टाइम, एडवर्टाइजमेंट करते टाइम जो कॉस्ट लग रही है वो सेलिंग कॉस्ट होती है। बाकी इजी सा डिफ्रेंशिएशन है, आप इजीली याद कर लेंगे। सेलिंग, और ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर सेलिंग कॉस्ट ऑफ वेस्ट, क्या सेलिंग कॉस्ट एक वेस्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। सेलिंग कॉस्ट काफ़ी वर्थ इट होती है चीज़। क्यों होती है? अगर आपने एक कार बना दी और आपने उसकी एडवर्टाइजिंग ही नहीं करी, लोगों को बताया ही नहीं एडवर्टाइज करके कि भाई ये कार बनाई भी हमने ऐसी, तो कार खरीदेगा कैसे? कोई, किसी को पता ही नहीं उस कार के बारे में कि आपने ऐसी कार ही बनाई है। ठीक है, जब तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग खरीदेंगे नहीं। तो कार तो सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, आप लिखा भी हुआ है, सेलिंग कॉस्ट एक वेस्ट नहीं होती, बिकॉज सेलिंग कॉस्ट जो होती है हमारी, जो एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है, उससे वो हमको हेल्प करती है, फॉर्म को, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को हमारी कंपनी की तरफ, ताकि हम बता सकें भाई हमने कार बनाई है, इसमें ये फीचर्स है, हमारी कार खरीदो। तो सेलिंग कॉस्ट वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। हाउ डज सेलिंग कॉस्ट इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम ऑफ अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? वही बात है, ये एक सेलिंग कॉस्ट जो होती है ना, वो इन्फ्लुएंस कैसे करती है इक्विलिब्रियम का ऑफ अ फॉर्म इन अंडर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बात वही, वो शिफ्ट कर दे थोड़ा सा आगे। ऐसा कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेलिंग कॉस्ट भी लिखी हुई है, ये सारी सेलिंग कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्विलिब्रियम में पोजीशन बनाने के लिए फॉर्म के लिए। कैसे? पहले जो होती है सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज करी है आपको डिमांड को, आपको पता है। अगर आपने आपने काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग करी है, सेलिंग कॉस्ट करी है, सेलिंग कॉस्ट लगाई है आपने काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, तो आपको पता है आपकी डिमांड भी बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की। आपने कार की अपनी इतनी ऐड चला दी, इतना उसको एडवर्टाइज कर दिया, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, लोग देखेंगे उस ऐड को, लोग उसकी इच्छा करेंगे उसको खरीदने के लिए, तो क्या डिमांड बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की। तो क्या है, सेलिंग कॉस्ट से पहले आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड सेकेंडली क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट से ऑल्सो इंक्रीज एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म, कॉस्ट भी बढ़ेगी। आपको पता है, अगर एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो, डिमांड तो उस प्रोडक्ट की बढ़ेगी बढ़ेगी, आपने उसकी एडवर्टाइजिंग कर दी है, लोग उसको ऐड देखेंगे, लोग खरीदने चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। पर आप सेलिंग कॉस्ट अगर लगाओगे, तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है साथ साथ। आपने करा एडवर्टाइजिंग लगा लिया, आपने 10 करोड़ रुपये लगा दिया एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो क्या है, पहले आप सेलिंग कॉस्ट नहीं लगा रहे थे, ठीक है, तो आपके पास जीरो एक्सपेंस है सेलिंग कॉस्ट का। बट अगर सेलिंग कॉस्ट आपने लगाया, तो आपके एक्सपेंसेस भी तो बढ़ गए 10 करोड़ से। ठीक है, तो वही बात है, सेलिंग कॉस्ट से पहले डिमांड बढ़ती है, पर सेलिंग कॉस्ट से उसके बाद आपकी जो एवरेज कॉस्ट जो होती है ना फर्म की, जो खर्चे होते हैं वही बढ़ जाते हैं। भाई सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजिंग करने के लिए खर्चा भी लगता है। ठीक है, और उसके बाद फर्म एक नया इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है, जहाँ पर उसका आउटपुट जो बेस्ड होता है वो हायर डिमांड और हायर कॉस्ट पे होता है। वही बात है, सिंपल इसको याद कर लो यार, अब मैं क्या समझाऊँ इसको आपको, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वरना आपके लिए। व्हाट आर द वेस्टेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वाई आर दे कॉल्ड वेस्टेजेस? ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर दूँ, बाकी आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑफन सेट टू इन्वॉल्व वेस्टेज बिकॉज इट डज नॉट यूज रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट वे। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सेलिंग कॉस्ट, वही बात है, आप अगर मोनोपोली कर रहे हो तो उसमें वेस्टेज भी कैसे होगी बता देता हूँ। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते थे, पर आपने ज़्यादा करा नहीं अपनी इच्छा से। आप सामान 100 यूनिट एक सामान की आप बना सकते, मतलब 100 शूज़ के पेयर आप बना सकते थे, बट आपकी मोनोपोली है भाई, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपको पता है प्रॉफिट तो मैं कमा ही लूँगा, अकेला बंदा बेच रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लगा लीजिए, तो उसमें आप पूरा यूज़ नहीं करेंगे अपनी इसको, प्रोडक्शन को, आप थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको पता है अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको कम प्राइस करना पड़ेगा उस सामान का। आपको पता होगा कम प्राइस पे ही ज़्यादा सामान बिकता है। ठीक है, अगर आपका प्राइस सेम रहेगा तो लोग आपका सामान ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। आप लगा लीजिए, अगर एक मैगी 12 रुपये की बिक रही है, 14 रुपये की बिक रही है, तो लगा लीजिए 14 रुपये की बिक रही है,
₹14 की बिकेगी तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे उसको, जितना उनको खरीदना उतना नहीं खरीदेंगे। जैसे कि आपको 2 खरीदने, आप 2 खरीदेंगे, किसी को 4 खरीदने, 4 ही खरीदेगा। अगर उनको ज़्यादा बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कल भाई ₹14 की मैगी ₹10 में दे रहे हैं, तो क्या है, ₹10 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो उससे क्या है, अब उन्होंने प्राइस कम कर दिया, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वही है, अगर आपको ज़्यादा सामान बेचना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर आपका प्राइस सेम रहेगा तो लोग जितना खरीदते हैं वो उतना ही खरीदेंगे। ज़्यादा क्यों खरीदेंगे जब उनको सेम प्राइस में मिल रहा है? तो अगर उनको सस्ते में मिल रहा है तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म डू नॉट प्रोड्यूस एट देयर फुल कैपेसिटी। मतलब पूरी कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करती ही नहीं है वो। दे प्रोड्यूस लेस देन देयर लेवल कॉस्ट इज मिनिमम। मतलब वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर कॉस्ट सबसे, एक सेकेंड, वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितने में उनकी कॉस्ट सबसे मिनिमम पड़ रही है। क्योंकि उनको पता है ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे भाई, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब ज़रा सामान आगे ज़रा ला लीजिए, मैगी के 100 पैकेट्स मैन्युफैक्चर हुए सिर्फ पहले, 100 हुए तो 100 ₹14 की बेच रहे हैं, बढ़िया बिक जाएगी, क्योंकि मतलब 100 पैकेट तो लोग खरीद लेंगे। ठीक है, उनको पता है 100 पैकेट तो हमारे खरीद लेते हैं, पर उनको है, अगर उनको, उनने अब 1000 पैकेट मैन्युफैक्चर कर लिए, 1000 पैकेट प्रोड्यूस कर लिए। अब उनको पता है यार लोग तो 100 ही खरीदते हैं हमारे, हमने 1000 कर लिए, 900 हमने ज़्यादा बना दिए। अब लोग खरीदेंगे कैसे? तो आपको पता है, अगर आपको ज़्यादा सामान बेचना है तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए फर्म को पता है, तो इसलिए फर्म उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना लोग डिमांड कर रहे हैं, ताकि उनका प्राइस स्टेबल रहे। मैगी इसलिए 100 पैकेट ही बना रही है ताकि उसको ₹14 में बेच सके। अगर वो 1000 यूनिट बना ले, उनको पता है लोग तो 100 ही खरीद पाएंगे। ठीक है, बाकी के 900 कैसे बेचें? तो उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, उसको ₹10 में बेचना पड़ेगा, ताकि वो बाकी की भी बिक जाए। तो उससे क्या हुआ, फर्म ने बेच तो ज़्यादा दी पर क्या लॉस में बेची अब, मतलब प्रॉफिट कम हो गया उसका, क्यों, अब उनको ₹10 की बेचनी पड़ रही। तो इसलिए फर्म इतना ही प्रोड्यूस करती है जितना लोग एक्सिस्टिंग प्राइस पे खरीद पाए। मैगी इतना ही मैगी बनाएगी जितना लोग ₹14 में खरीद पाएँ। अगर उसको ज़्यादा बेचना है, उनको है भाई नहीं मैं तो 100 नहीं, लोगों को 1000 खरीदवाऊंगा, 1000 यूनिट बेचूंगा मैं, तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी लोग खरीदेंगे। और प्राइस कम करेगा उसका भाई प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इसलिए फर्म ट्राई करती है कि उतना ही प्रोडक्शन करें जितना हम सेम प्राइस पे बेच सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हम अपना प्राइस कम करें। वो प्राइस कम करें, उनका प्रॉफिट कम हो, और कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि उनका प्रॉफिट कम हो। ठीक है, इसलिए यही चीज़ में लिखी हुई है, विच मीन सेम रिसोर्स अनयूज्ड। अनयूज मशीन मतलब वही है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें अनयूज चली जाती हैं। मतलब उनकी कैपेसिटी तो है, वो 1000 पैकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो 1000 प्रोड्यूस करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है 1000 प्रोड्यूस करेंगे तो 1000 बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करेंगे हमको ही घाटा है, तो हम प्राइस कम करें ही क्यों, जितना मतलब 100 यूनिट ही बनाएंगे हम सिर्फ। बेशक हमारे रिसोर्सेज सारे फुली यूज़ नहीं हुए हैं, हमारी मशीन की कैपेसिटी इतनी है, हमारी जो लेबर हमने रखी हुई है उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 1000 बना सकते हैं, बट हम 1000 बनाएंगे नहीं, हमें भाई लॉस हो जाएगा 1000 बनाएंगे। तो इसलिए वो अनयूज रह जाती हैं, मशीनें अनयूज रह जाती हैं, लेबर फुली यूज़ नहीं हो पाती। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब यही है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं वो फुली यूज़ नहीं हो पाते, वो थोड़ा ही आप यूज़ कर सके उसको रह जाते हैं, मतलब फुल कैपेसिटी में उसको यूज़ करते ही नहीं है। बाकी एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे, मैंने पूरा ब्रीफ में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ ताकि आपको एग्जाम्पल समझ आ रहा है, वरना एग्जाम्पल ही सिर्फ इतना सा था। पूरा एक्सप्लेन करके मैंने इतना बड़ा लिखा हुआ है इसको, ताकि आप इजीली समझ पाएँ, आपके दिमाग में डाउट ना आए यार ये कैसे लिखा है, तो समझाया नहीं किसी ने। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, दिखने में बड़ा लग रहा है, समझाने के लिए लिखा है बाकी। ठीक है, बाकी पढ़ सकते हैं, वही सेम बात लिखी है मैंने, बताइए। इसमें वही रीज़न बताया हुआ है कि वेस्टेज क्यों है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वेस्टेज इसलिए क्योंकि भाई फुली रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो पाते। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ये लाइन आएगी आपकी, आपसे अलग से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि एक्सेस कैपेसिटी बताओ क्या होती है, तो वहाँ भी आपका आंसर काम आ सकता है। ठीक है, वेस्टेज पहले तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड वेस्टेज होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट फॉर्म स्पेंड हैवी, मतलब फॉर्म जो हैवीली स्पेंड करती है एडवर्टाइजिंग पे, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, अपनी राइवल फॉर्म को छोड़ के हमारे पास आ जाए कस्टमर। ठीक है, पर वो प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो एक तरह के लिए वेस्टेज है फॉर्म के लिए। आप लगा लीजिए 3-4 कार की कंपनी कार बना रही है। ठीक है, आपको पता है यार बंदा मैं नहीं, मेरे से नहीं खरीदेगा तो उससे खरीद लेगा, तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको पता है, वरना मेरे पास नहीं आएगा तो उसके पास जाएगा। तो आप कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, प्रमोशन करोगे, सेलिंग कॉस्ट लगाओगे। उससे कस्टमर तो आपके पास आ गया, आपने खर्चा भी कर लिया, बट उससे आपका प्रोडक्ट में कोई ऐसा खास बेनिफिट बना नहीं। क्यों नहीं पड़ा? अगर वही पैसा आप अपने प्रोडक्ट पर, जो अपने प्रमोशन में लगाया पैसा, वही पैसा अगर आप अपने प्रोडक्ट पे लगाते तो आपका प्रोडक्ट उससे भी अच्छा बन सकता था। ठीक है, बट आपने क्या करा, उसको एडवर्टाइजिंग पे लगा दिया, तो उससे क्या है, आपने अट्रैक्ट तो कर लिया कस्टमर को अपने राइवल से, जो आपके राइवल फॉर्म के पास कस्टमर जा रहे थे, कंपटीशन में जा रहे थे तो उधर की साइड, आपने उनको अपने पास तो बुला लिया, पर उससे कुछ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है,
क्वालिटी आपकी अभी भी सेम है, बेशक आपने खर्चा बहुत कर दिया, ठीक है, बट आपकी क्वालिटी अभी भी सेम है, तो उसको ही वेस्टेज कहते हैं एक तरह से, कि वेस्टेज है यार, पैसा खर्च भी कर लिया, प्रोडक्ट अभी भी उसी लेवल का है, गाड़ी अभी भी उसी लेवल की है, ठीक है, पैसा भी लगाया, गाड़ी भी उसी लेवल की, गाड़ी में तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं इस पैसे का, तो वो भी एक तरह की वेस्टेज कहलाई जाती है। इसको वेस्टेज क्यों कहा गया, वही बात है कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कस्टमर को स्विच करता है एक ब्रांड से अदर के लिए, ठीक है, उससे हमारी गाड़ी की कोई भी चीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा है हमें, ठीक है, हमारे लिए कॉस्ट ही बढ़ रही है और प्राइस ही बढ़ रहा है, गाड़ी में कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ, गाड़ी में कोई अच्छी चीज़ नहीं बन गई है, पैसा खर्च भी करा, गाड़ी में कोई मतलब फ़ायदा भी नहीं हुआ, कि आप कहते हो भाई मैंने 10 करोड़ खर्च करा है, 10 करोड़ अगर आप गाड़ी के ऊपर खर्च करते, ठीक है, तो गाड़ी में ये सब तरह सनरूफ डाल देते आप, टायर अच्छे कर देते, इंटीरियर अच्छा कर देते, बॉडी अच्छी कर देते, बट आपने एडवर्टाइजिंग पर डाल दिया पैसा, तो गाड़ी की अभी भी क्वालिटी वही है सेम टू सेम, फिर भी आपकी कॉस्ट बढ़ गई, तो उसको एक तरह से वेस्टेज बोल देती है कंपनी, ठीक है, बाकी लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट पे आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है यार कि फर्म थोड़े थोड़े चेंजेस कर लेती है अपने प्रोडक्ट में ताकि वो दूसरे से अलग दिख पाए, ठीक है, उसको वेस्टेज क्यों कहा गया, वेस्टेज लिखा गया, वो अपनी कॉस्ट ही बढ़ा रही है कंपनी, ठीक है, वो कोई कंपनी कंज्यूमर के लिए अलग कोई चीज़ नहीं बनी, गाड़ी सब कंपनी बना रही है, ठीक है, बस क्या है सबके प्राइस ऊपर नीचे है, तो उससे क्या एट द एंड कस्टमर को दिक्कत आ रही है कि भाई हमको महंगी पड़ रही है गाड़ी, बस उसमें कुछ अलग है नहीं, थोड़ा बहुत अलग कर देती है, बाकी उसका हाई प्राइस चार्ज कर लेते, तो वो भी एक तरह की वेस्टेज होती है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। वाई आर दे कॉल्ड वेस्टेज, रिसोर्सेज फुल यूज़ नहीं हुए हैं, मतलब ऊपर का पूरा समराइज़ करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज़ नहीं हुए हैं, कॉस्ट बढ़ गई है, पर हमारा मतलब हमको प्रोडक्ट से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ हमें, मतलब हमने पैसा इतना खर्च कर दिया, बट उससे हमारी गाड़ी में तो कोई वो नहीं हुआ ना, गाड़ी बढ़िया बन गई हो भाई, गाड़ी में 10 करोड़ रुपये लगा दी तो भाई गाड़ी में हमने ये फीचर और डाल दिए, ऐसा नहीं हुआ, खर्चा भी करा, एक खर्चा किस लिए माना जाता है कि खर्चा करो तो भाई हमारा सामान ऐसा बना दो कि अगर गाड़ी वाली कंपनी खर्चा कर ही रही है तो वो ऐसा खर्चा करेगी ना भाई उससे हमारी गाड़ी और बढ़िया बन जाए, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्टेज इसलिए हो रही है, खर्चा भी करना है, गाड़ी में कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो खर्चा अलग तरीके से कर रहे हैं, खर्चा ही हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर के लिए प्राइस हायर हो जाता है, वही बात है, अगर आप सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा करोगे, मतलब पैसा मतलब बेचने में ज़्यादा पैसा लगाओगे, तो एट द एंड भाई वो पैसा कस्टमर से रिकवर करोगे ना, अपनी जेब से थोड़ी खर्च करोगे, और आपने एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करा है तो आप गाड़ी की कॉस्ट के अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी प्लस करोगे और फिर बेचोगे कंज्यूमर को, तो उससे क्या है कस्टमर को भी हायर प्राइस मिल रही है, सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वैसे वो सेम चीज़ भाई महंगे में खरीदनी पड़ रही है, अगर वो 1 करोड़ कंपनी गाड़ी पे खर्च करती है और 1 करोड़ लोग मतलब कंपनी कंज्यूमर से मांगती, तो कंज्यूमर का फ़ायदा है, मैंने 1 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो मेरे को 1 करोड़ की चीज़ मिली भी है, बट यहाँ पे क्या है वो 1 करोड़ की सेलिंग कॉस्ट पे भी कर रहा है पर 1 करोड़ का उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, बाकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आप पढ़ सकते हैं, ईजी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, चलो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जिसको प्रपोर्शनल डिमांड क्या होती है, प्रपोर्शनल डिमांड कर्व क्या होता है, परसीव डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आप उसके दूसरी फर्म को देख के प्रोपोर्शनली अपना प्राइस चेंज कर रहे हो, जैसे कि अगर सामने वाले लिखा भी हुआ है अज्यूम कॉम्पिटिटर्स चेंज इन प्राइस इन द सेम प्रोपोर्शन, अज्यूम कॉम्पिटिटर डू नॉट चेंज पर, वही बात है, सिंपली मैं बताऊँ तो, ठीक है, बाकी आप पूरा पढ़ लेना, मैं एक तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आप दो फॉर्म है, लाइक दो नहीं चार फॉर्म है आप, ठीक है, चार मतलब कंपनियाँ हैं, ठीक है, आप एक ने प्राइस कर दिया कम, एक ने कर दिया यार मैं अब 100 के नहीं इस चीज़ को 80 रुपये में बेचूंगा, अब उसने 80 रुपये की वो चीज़ कर दी है, ठीक है, तो आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है अगर मैं नहीं करूँगा, मैं 100 रुपये की हम सब 100 रुपये की बेचेंगे, वो 80 रुपये में बेचेगा, तो सारे कस्टमर उसके पास जाएंगे, उसका सामान खरीदेंगे, तो आपने कहा आप क्या करोगे उसके लिए, आप जितना पैसा उसने कम किया आप सब भी उतना ही पैसा कम कर दोगे, तो उसको कहते हैं प्रपोर्शनल डिमांड कर्व, कि आपने उसके जैसा ही प्रपोर्शनली अपना प्राइस कम कर दिया, इसको प्रपोर्शनली का मतलब समझते होंगे आप कि सेम प्रपोर्शन में आपने वो एक्शन लिया, अगर उसने 20 रुपये कम करे हैं तो आप सब भी 20 रुपये कम कर दोगे, तो प्रपोर्शनली डिमांड कर्व से कहते हैं कि आपने उसके उसके सेम प्रपोर्शन में अपना प्राइस कम कर लिया ताकि आपका भी सामान बिक जाए, अगर आप प्राइस 20 रुपये जैसे उसने कम कर दिया 80 रुपये में बेच रहा है सब उसके पास जाएंगे, पर आपने कहा नहीं मैं प्रोपोर्शनली ना डिमांड कर अब अपना मतलब प्रोपोर्शनली अपना प्राइस कम कर देता हूँ, मैं भी 20 रुपये कम कर देता हूँ, मतलब सब हम मिलकर 20 रुपये कम कर देते हैं, तो सब अब 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो वही बात आ गई, सब 80 में बेच रहे हैं तो सबका कॉम्पिटिशन बना हुआ है, सबके पास कस्टमर्स आएंगे, अगर आप नहीं करते प्रोपोर्शनली अपना प्राइस कम, ठीक है, तो सिर्फ कस्टमर उसके पास जाते हैं, और परसीव डिमांड कर्व क्या होता है, जहाँ पर आप प्रोपोर्शनली प्राइस कम नहीं कर रहे, मतलब डू नॉट चेंज प्राइसेस, अब ये नहीं है कि आप लगा लीजिए एक रेस्टोरेंट मतलब लगा लीजिए 4 कंपनी है, एक लैम्बोर्गिनी है, एक टाटा है और एक और सब मतलब एक और कंपनी आप अपने आप जूम कर लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, एक कंपनीज है, एक कंपनी ने कहा कि भाई टाटा ने कहा मैं तो भाई 10 करोड़ की गाड़ी को अब 5 करोड़ में बेचूंगा, ऐसा होता नहीं है रियलिस्टिकली फिर भी बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, उसने कहा 10 करोड़ की चीज़ को मैं 5 करोड़ में बेचूंगा अब, ठीक है, लैम्बोर्गिनी वाला देख के थोड़ी उनको कम करेगा, लैम्बोर्गिनी वाली कंपनी है इतनी बड़ी कंपनी, वो थोड़ी देख के करेगी भाई मैं भी सस्ते में बेचता हूँ, उसकी मार्केट ही अलग है, उसको पता है
मेरा बंदा जिसको मेरी चीज़ खरीदनी है ना, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, वो वैसे भी खरीद लेगा, उसको वो नहीं है कि प्राइस कम करूँ तो खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनली मैं क्या करा था, कंपनियों ने उसको देखा कि उसने तेरा प्राइस कम करा है तो मैं भी सेम प्रोपोर्शन में अपना प्राइस कम कर दूंगा, ऐसा होता रहा। पर परसीव डिमांड कर्व में ऐसा होता है, सब इंडिपेंडेंटली चलते हैं, दूसरे को देख के प्राइस कम नहीं करते। अगर उसने 100 रुपये से 80 रुपये की चीज़ बेच रहा है तो कहेंगे बेचने दो उसको, मैं तो 100 रुपये में बेचूंगा क्योंकि मेरा सामान भी 100 रुपये का है। ठीक है, आपको कहोगे भाई मैं तो लंबरगिनी बेच रहा हूँ, मैं क्यों 5 करोड़ कम में बेचूँ, मेरा सामान ही जब 10 करोड़ की चीज़ का है, लोग मुझे 10 करोड़ में खरीदेंगे, तो आप उसका प्राइस कम करोगे ही नहीं, आप कम करोगे ही नहीं। तो उसको परसीव डिमांड कर कहते हैं, जहाँ पर आप प्राइस चेंज नहीं करते औरों को देख के, जहाँ पर आप औरों को देख के प्राइस चेंज नहीं कर रहे हो तो परसीव डिमांड कर्व है। ठीक है, और जहाँ आप औरों को देख के उनकी सेम प्रोपोर्शनल प्राइस सेम कर रहे हो कि वो 80 रुपये में बेच रहा है तो मैं भी 80 में बेचूंगा, मैं 20 रुपये में बेचूंगा, तो वो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व होता है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ऊपर डिफरेंशिएट है, नीचे एक्सप्लेनेशन है। और थक भी गया बोलता बोलता, फिर भी चलिए थोड़ा और करा लेता हूँ। क्वेश्चन है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल आउटपुट एंड एक्सेस कैपेसिटी। देख सकते हैं क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा हुआ एक्सेस कैपेसिटी के बारे में। मैंने ऊपर कहा था ना, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। वैसे यहाँ पर वो वेस्टेज में लिखा हुआ, मैं दिखाऊँ आपको दोबारा जाके, वेस्टेज में लिखा हुआ था एक्सेस कैपेसिटी, पर मैंने क्या कहा था, अगर ये क्वेश्चन में ना, ऐसा आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन के अंदर ही तो पूछा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये तो मेरे काम की चीज़ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो इसको अलग से ही पूछ सकते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी बताओ क्या होती है, जैसे कि नीचे पूछ लिया, ये ऐसे पूछ सकते हैं सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जैसे इसके अंदर आ रही है वैसे ये चीज़, बट वो अलग से भी इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इजी लैंग्वेज का पढ़ लो क्या जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आइडियल आउटपुट क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है। एक्सेस कैपेसिटी मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो पीछे जाके। ठीक है, तो एक्सेस कैपेसिटी तो आप समझ ही गए होंगे। आइडियल आउटपुट क्या होता है, आइडियल आउटपुट रेफर टू लेवल ऑफ आउटपुट फर्म प्रोड्यूसेस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एवरेज। ठीक है, वही होता है आइडियल आउटपुट, उसको कहते हैं कि आइडियल आउटपुट एक तरह से वो होता है जिसमें फर्म को सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है सामान बनाने में। ठीक है, उसको आइडियल आउटपुट कहते हैं, लगा सकते हैं। आपको मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिया था, एक फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, कार वो 1000 ही प्रोड्यूस कर सकती है, मैगी 1000 पैकेट ही बना सकती है, पर वो 100 बना रही है। क्यों बना रही है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि मैं आइडियली इतना ही बेच सकता हूँ सेम प्राइस पे। अगर मैं 100 यूनिट बेच रहा हूँ तो मैं 14 रुपये की मैगी बेच पाऊंगा। अगर मैं 1000 यूनिट बेचूंगा तो 1000 लोग खरीदेंगे ही नहीं, उसके लिए मुझे प्राइस कम करने पड़ेंगे, प्राइस कम करने मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो आपके लिए आइडियल प्रॉफिट क्या हुआ, जिसमें आप बढ़िया प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो आइडियल आउटपुट होता है आपके लिए। मैगी कंपनी के लिए आइडियल आउटपुट क्या हुआ, 100 यूनिट प्रोड्यूस करना, वो उसके लिए आइडियल आउटपुट है, क्योंकि 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो 14 रुपये में बेच पा रही है। अगर मैगी चाहे नहीं मैं 100 से 200 यूनिट, 100 नहीं बेचूंगी, 200 यूनिट बेचूंगी, अब मैं कंपनी सोच रही है, तो वो नहीं बेच पाएगी, तो उसको प्राइस कम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आइडियल आउटपुट नहीं है। क्योंकि जो वो 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही थी, वो 200 यूनिट पर नहीं कमा पाएगी। वो 200 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसको कम प्राइस से बेचना पड़ेगा, तो कम प्राइस से बेचना पड़ेगा, कम प्रॉफिट आएगा। तो आइडियल आउटपुट वही होता है जिस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, वो आउटपुट लेवल होता है जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम। जैसे मैगी का 100 यूनिट बना रही है तो वहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, वो 14 रुपये बेच पा रही है। अगर वो उससे ज़्यादा का बनाएगी तो लोग तो खरीदेंगे नहीं, और लोग अगर खरीदवाना है तो प्राइस आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडियल आउटपुट नहीं रहेगा। आइडियल आउटपुट का मतलब वही होता है, वो लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पर कंपनी सबसे मैक्सिमम प्राइस अपना चार्ज कर पा रही है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट कर पा रही है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। वही है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का मतलब ये होता है कॉस्ट सबसे कम रखना। वही मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर उसको कॉस्ट से अगर इसको देखें तो कॉस्ट भी वही बात पड़ी यार, आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर 100 रुपये 100 यूनिट बेच रही है, 14 रुपये की बेचेगी, कॉस्ट वापस को 14 रुपये पड़ रही है, 14 में बेच रही है। अगर वही उसको 1000 यूनिट बेचनी पड़ेगी तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए, तो वो फिर भी कम रुपये में बेच रही है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो वही है, आइडियल आउटपुट वो आउटपुट होता है जिसमें कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अपना कमा पाती है, मैक्सिमम पैसा कमा पाती है, सबसे इसमें कॉस्ट सबसे कम पड़ती है उसको। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा वो कमाएगी कंपनी, उससे मतलब उससे ज़्यादा वो आउटपुट अगर प्रोड्यूस करेगी, आउटपुट बेचेगी, तो वो आइडियल आउटपुट नहीं रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसको अगर ज़्यादा प्रोड्यूसर कर मतलब ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ज़्यादा सामान बेचना है, तो कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, और कम प्राइस पे बेचेगा तो आइडियल आउटपुट नहीं होगा। आइडियल आउटपुट का मतलब मैंने बताया आपको, वो होता है वो लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम है, कॉस्ट सबसे मिनिमम है उसके लिए। ठीक है, सबसे सस्ता पड़ रहा है सामान वो, और सबसे ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है, तो वो आइडियल आउटपुट होता है। बाकी इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इस चीज़ को कर नहीं सकता, मैंने काफ़ी जोर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीन्स दैट रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे इवन इन द लॉन्ग रन, दिस हैपन बिकॉज द फॉर्म प्रोड्यूस सम प्राइस कंट्रोल इवन। वही बात ऊपर वाली लिखी हुई है, सेम क्वेश्चन है, मतलब अलग तरीके से। इससे आपने क्या समझा अब तक, पूरी वीडियो अगर आपने अब तक देखी आप यही चीज़ समझ पाएंगे, क्वेश्चन वही है,
लैंग्वेज बदल दी है उनकी। ये मैं कितनी बार समझा चुका हूँ इस चीज़ को, बट वही अलग क्वेश्चन आता है तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ उसको, दोबारा समझा देता हूँ उसको। वही बात है, अंतर सेम ही हो पा रहे हैं। जैसे एक चैप्टर है ना आपका, जैसे एक चैप्टर ये है, आंसर सारे सेम है, बस वही तरीके अलग है पूछने के। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा होगा, आप ये नहीं कहना भैया ये सेम क्वेश्चन की लाइन नहीं आई, मेरा तो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आया, मैंने तो गलत पढ़ लिया आपकी वीडियो से। ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है ये सेम टू सेम लाइन आ जाए आपके एग्जाम में, या हो सकता है इसी को थोड़ा घुमा फिरा के बोल दे यार, थोड़ा घुमा फिरा के बोल दे, पर आंसर यही रहेगा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के पेपर देना है, आंसर आपका यही रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, थोड़ा वो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, बाकी आपने ऊपर से देखा होगा आंसर यही है जो मैंने ऊपर 2-3 बार समझा चुका हूँ। बट बात ये है इनने थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया, तो आपको लगता है नया क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे चैप्टर में। नहीं, ऐसा नहीं है, आंसर सेम है भाई, क्वेश्चन अलग है, बस तरीका बोलने का तरीका अलग है क्वेश्चन का। तो एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी मैंने बताया ये आपको। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी मतलब क्या समझते हो? इनएफिशिएंसी मतलब फुल एफिशिएंसी पे आपने यूज़ नहीं करी कोई चीज़, फुल एफिशिएंसी पे यूज़ नहीं करी है जितना आप कर सकते हैं। मतलब एक मशीन की कैपेसिटी है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की, पर इस मशीनरी से सिर्फ आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो मशीन इनएफिशिएंट मशीन है, मतलब आप फुली यूज़ नहीं कर रहे हो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ नहीं कर रहे हो। वो बनी है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के, पर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करा रहे हो उससे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी यही होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जिसमें रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूज़ नहीं होते बेस्ट पॉसिबल वे में, इवन इन लॉन्ग रन। दिस हैपन बिकॉज प्रोडक्ट कंपनी हैव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सम प्राइस ओवर कंट्रोल, प्राइस मतलब सम कंट्रोल ओवर प्राइस विच प्रिवेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एट द मोस्ट एफिशिएंट लेवल। वही बात है कि भाई वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस पे मतलब कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तो उनके लिए घाटा है, इसलिए वो कम ही बेचते हैं। मैगी को इसलिए चाहती है, मैगी वाला एग्जांपल लिखाना बेसिक एग्जाम में अपने, ठीक है, यही बोल देना कि भाई कि अगर मैगी को अपने 100 यूनिट बेचनी है 14 रुपये में, तो 100 यूनिट ही बेच पाएगी, क्योंकि उसको पता है कंज्यूमर उसके जो है वो 100 यूनिट ही खरीद पा रहे हैं। अगर उनको पता है कि अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो हमारे एवरेजली 100 यूनिट ही बिक पाती है मार्केट में, तो इसलिए उतनी बेच पाएंगे 14 रुपये पे। अगर उनको है हम तो 1000 प्रोड्यूस करेंगे, पर लोग तो 100 ही खरीद रहे हैं, मतलब जो रेगुलरली जो एवरेजली लोग यूज़ कर रहे हैं मैगी को खा रहे हैं, वो 100 यूनिट ही खा रहे हैं हमारे पूरे महीने में, ठीक है। आपने 1000 प्रोड्यूस कर ली इस बार, अगर लोगों को 1000 बेचने हैं, लोग ऐसे तो खरीदेंगे नहीं, वो लोग तो 100 यूनिट खरीदेंगे यार, मिलजुल के 100 ही खरीद पाएंगे। भाई 100 खाते हैं, 100 ही खरीद पाएंगे अगले महीने भी। बट अगर आपको उनको 1000 यूनिट बेचनी है, तो आपको कम प्राइस में बेचना पड़ेगा ना उन्हें। आपके घर में आप मैगी खाते हैं, आप लगा लीजिए मैगी, तो चलो गलत एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ हेल्दी चीज़ लगा लीजिए यार, आप लगा लीजिए सेब है, आप खाते हैं एप्पल, वही होता है ना, ए एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, वही वाली बात है कि अगर आप एप्पल खा रहे हैं, आपको 100 रुपये का मिल रहा है अभी एप्पल, आपको 100 रुपये का मिल रहा है, तो आप थोड़ा ही एप्पल खाएंगे, आपको पता है यार महंगा है, ठीक है। अगर वो कल को एप्पल चाहे, मतलब कोई लगा लीजिए एक एप्पल प्रोडक्ट मान लीजिए, तो नेचुरल फ्रूट होता है, कोई बना नहीं रहा है इसको अपने घर में, मशीनरी से नहीं बना रहा है, फिर भी लगा लीजिए, एक एज्यूम कर लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल एक चीज़ है, मतलब एक चीज़ इन द सेंस एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, किसी कंपनी ने बनाया है, ये मान लीजिए, ठीक है। वैसे वो 100 रुपये की आप बिक रही है मार्केट में, तो आप जितना आप खरीदते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है, आप उतने में खरीद पाएंगे। आप लगा लीजिए एक महीने में आप एक बार 2 बार आपने खरीद लिया, तो आप अगले महीने भी उसी रेट में मतलब उतना ही खरीदेंगे, समझ रहे हैं आप। जैसे महीने में एक बार आप खरीदते हैं एप्पल, 100 रुपये के 1 किलो खरीद लिया आपने, खा लिए, ठीक है, अगले महीने भी आप एक किलो खरीदेंगे, क्योंकि आपकी हैबिट इतनी है कि आप उतना खरीदते हैं। आप ज़्यादा क्यों खरीदें, जो आपको चाहिए ही उतना है। ज़्यादा आपको खरीदवा कह सकता है सामने वाला, सस्ते में बेचेगा आपको, तो आप ज़्यादा खरीद लेंगे। आपके पापा फ्रूट खरीदने 100 रुपये खरीद के लाएंगे, ठीक है, आप खा रहे हैं, अगले महीने भी लाएंगे, अगले हफ्ते भी लाएंगे, खा रहे हैं आप, बढ़िया। आपके पापा ज़्यादा कब लाएंगे? जब देखा यार आप एप्पल बेचने वाला अब 100 रुपये में 2 किलो दे रहा है, अब क्या करेंगे आपके पापा, क्या करेंगे? 100 रुपये में 2 किलो मिल रहे हैं, अब तो 100 रुपये के 2 किलो दे दो, अब क्या 2 किलो आ गया आपके घर में, तो क्या है, कंपनी ने क्या करा, ज़्यादा सामान बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ा कंपनी को, तभी आपके पापा ज़्यादा एप्पल ला पाए घर पे, ठीक है। वो खरीद वैसे भी सकते थे, पर वो अपने आप से क्यों खरीदे, उनको पता है यार मेरे को तो 1 किलो में हो जाता है, ठीक है। बट उन्होंने देखा अब उन कंपनी ने प्राइस कम कर दिया है, तो क्या है, उतने में ज़्यादा चीज़ मिल रही है, तो वो ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। उससे एट द एंड लॉस किसका है? लॉस कंपनी का, प्रॉफिट हमारा है, हमको तो भाई ज़्यादा चीज़ मिल रही है, लॉस कंपनी का है। कंपनी को तो 100 रुपये का ही पड़ा हो, ठीक है, बट उनको ज़्यादा बेचना है, तो भाई कम प्राइस से बेचना पड़ेगा। वही मैगी वाला एग्जांपल सेम एग्जांपल है, अगर मैगी को ज़्यादा यूनिट अपनी बेचनी है, भाई कम प्राइस से बेचनी पड़ेगी, जब भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और लोग जितना खरीदते हैं उतना ही खरीदेंगे। बाकी भाई इतनी बार मैं इसको बोल चुका हूँ ना, इसको एग्जाम में लिखाना बिल्कुल, मैं ऐसा मत करना कि लिख के ना हो, गलत बात हो जाएगी, ठीक है।
बाकी भाई मैंने काफ़ी सारी चीज़ बता दी, तो मैं फंबल करने लग चुका हूँ भाई, अब बोला जा नहीं रहा है मेरे मुंह से। ठीक है, अभी सिर्फ 2 यूनिट कंप्लीट हुई हैं आपकी, ऐसी ऐसी मतलब और भी यूनिट है, काफ़ी ईजी है। मैंने देख सकते हैं आप कितना ईजी ईजी लिखी हुई हैं, वो तो एक्सप्लेन करने में मेरे को 1 घंटा लग गया। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी ईजी लिखी हुई है ना, आप अगर 2-3 घंटे लगाएंगे ना, आप ईजिली पास हो जाएंगे। ईजिली पास छोड़ो, 60% 70% मार्क्स आपके आ जाएंगे, इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई। तो मैं एक्सप्लेन ऐसा कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए टाइम लग रहा है मेरे को आपको, वरना आप अपने आप से पीडीएफ में पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप 2 से 3 घंटा लगेगा आपको, पूरा पीडीएफ आप पढ़ देंगे, इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कोई अगर बिल्कुल भी लगा लीजिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी जिसको पढ़नी नहीं आती है ना, जिसने बिल्कुल 11 तक पढ़ी नहीं है, वो पढ़ ले इस पीडीएफ को, वो समझ जाए, क्योंकि मैंने ट्राई करा है कम से कम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने का इसमें, कम से कम। ऐसा होता है ना, आप इकोनॉमिक्स की बुक खोलेंगे ना, उसमें क्या मिलेगा, कहीं ग्राफ बना हुआ है, कहीं कर्व बना हुआ है, कहीं आप लिखा हुआ टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, MR इज इक्वल्स टू MC AC AV, मतलब इतनी सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, बट वो मैंने इंक्लूड नहीं करी, क्योंकि उसके बिना भी आंसर बन सकता है, कम बुक वालों ने बनाया है नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं आपको वो पढ़ना, पर मैं नहीं चाहता आपको वो पढ़ना। वो आप पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकल थोड़ी सी होती है, इसलिए मैंने ट्राई करा है वो चीज़ें थोड़ी ना इंक्लूड करके आंसर बनाना। अब चाहूँ मैं इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं TR इज इक्वल टू TC होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये कुछ इंक्लूड कर दूँ, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना नहीं है। ठीक है, आप, मैं मान के चलता हूँ आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है इसको बिल्कुल, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने ट्राई करा है कम से कम टेक्निकल वर्ड यूज़ करने, कम से कम ऐसी चीज़ें यूज़ करने जो आपको समझ ना आए। ठीक है, इसलिए ईजी लैंग्वेज बनाया गया है। ठीक है, बाकी आगे की जो पीडीएफ है यार, वो अपने आप से आप पीडीएफ ले लो। ठीक है, बाकी अपने आप से पढ़ लो यार, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा आपको पीडीएफ मतलब देने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, भाई आप तो पीडीएफ देने के लिए कर रहे हो, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कह रहा हूँ भाई, मतलब 1-to-1 टॉक कर रहा हूँ बड़े भाई जैसी। ठीक है, पीडीएफ वर्थ इट है भाई, ये मैं वर्थ इट बोल रहा हूँ, तो वर्थ इट है ये आपके लिए पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ ले लो, बाकी इससे पढ़ लो, इस पूरी पीडीएफ को पढ़ना सिर्फ आपको, आप 100% पास है, 70% मार्क्स आ जाएंगे। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, और पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे चैनल पे आपको सारी इतनी सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने बोला है ना, तो ऐसा हुआ ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहोगे भाई झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो बाकी आप पीडीएफ खरीद लो, आप एक बार ले लो पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के आओ, फिर बताना मेरे को अगर कुछ ऐसा ना हो तो। ठीक है, क्वेश्चन यही आएंगे, उनकी वो एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, क्वेश्चन सेम बन सकते, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन वही होगा, आंसर भी वही होगा, बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होगा, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। तो आपने ये आंसर पढ़ा है तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आंसर यही लिखा जाएगा एग्जाम में, बस क्वेश्चन अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक आधा बड़ा आगे पीछे कर देंगे यार, ज़्यादा अलग नहीं करते वो। ठीक है, हो गया, बाकी इतना मैंने कर दिया है। और अब बात करते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको। ठीक है, मेन बात करते हैं आपके लिए, जो मेन बात होगी उस आप इंतजार कर रहे होंगे यार पीडीएफ कहाँ से मिलेगी हमें। देखिए, इतना मैंने भाई बोल बच्चन किया है, इतना मैंने पीडीएफ को बनाया है भी है यार, इतना सारा कंटेंट रिसर्च करा है, आपके भाई 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर को पढ़ पढ़ के उनका एग्जामिन कर करके प्रीवियस निकाल निकाल के, इतनी सारी बुक खरीद खरीद के, इतना ब्रेन करके, ईजी लैंग्वेज में आंसर लिख के बना के, इतने सारे आंसर अपने टाइपर है जो इसने पीडीएफ बनाई है उसको दे के, उसने फिर पीडीएफ प्रिपेयर करी, फिर मैंने क्रॉस चेक करी, फिर मैंने दोबारा से पढ़ा इसको। ठीक है, समझने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत लगी है। आपको एग्ज़ाम में पास होना है ना, मैं मैं अपने फ़ायदे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपके लिए। आपका एग्ज़ाम में पास हो रहा है ना, इस पीडीएफ का यार 80 रुपीज़ प्राइस रखा है मैंने, सिंपली मैं बोल दे रहा हूँ आपको, खरीदनी होगी आपको तो कैसे खरीद सकते हैं। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, कमेंट में जाएंगे, कमेंट में एक पिन कमेंट होगा, जिसको पिन कर रखा होगा मैंने ऊपर, मेरा ही कमेंट होगा, मैंने पिन कर रखा होगा, वहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी मिलेगी, उस जीमेल आईडी पे आपको सिर्फ जाके मेल करना है, उस सेम जीमेल आईडी पे आपको जाकर मेल करना है कि मेरे को पीडीएफ चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपको 80 रुपीज़ पे कर देने, आपको ये पीडीएफ तुरंत हाथ मिल जाएगी, बस आपको पीडीएफ पढ़नी, पास हो जाना है। ठीक है, 80 रुपीज़ भी यार, 80 रुपीज़ तो इन्वेस्ट कर सकते हो यार, समझ लो, सामने वाले ने इतनी मेहनत करी है, इतना वो करा है, मतलब इतना वो करा है, तो 80 रुपीज़ तेरा डिजर्व करती है पीडीएफ यार, मतलब समझ रहे हो, कुछ मार्केट से अलग चीज़ दे रहा हूँ तो यार 80 रुपीज़ से डिजर्व करती है ये। और मैं अपने कमाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ यार, बड़ी मेहनत लगती है भाई बनाने में, और मेरी मेहनत नहीं लगी, मैं अपने पैसे नहीं मांग रहा मेहनत के। अब सामने वाला टाइपर वगैरह भी वो भी पैसे मांगता है भाई, उसको भी देने पड़ते हैं, समझ रहे हो ना, कॉस्ट लगती है बनाने की, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, तो 80 रुपीज़ की पीडीएफ ज़्यादा महंगी भी नहीं रखी है भाई, मैंने काफ़ी मैंने नेगोशिएबल प्राइस रखा हुआ है, 80 रुपीज़ रखा हुआ है, इसलिए मैंने 80 रुपीज़ बस। आपको जो है आपको क्या करना है, कभी भी आपको खरीदनी हो ये, आप नीचे जाओ, मेल आईडी है, मेल आईडी पे जाकर मेल करो कि मेरे को माइक्रोइकोनॉमिक्स की ये बुक वाली पीडीएफ चाहिए मेरे को। ठीक है,
वहाँ पर मेल करते ही आपको मैं अपना क्यूआर सेंड कर दूंगा। उस क्यूआर पे आपको 80 रुपीज़ पे करने, और मैं ऑनेस्टली आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पीडीएफ दे दूंगा। ऐसा नहीं पैसे लेके भाग जाऊंगा भाई, यही हूँ 3 साल से मैं, कहीं नहीं भागता हूँ। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पैसे लेके किसी का भाग जाऊंगा भाई, चैनल थोड़ी बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पीडीएफ चाहिए होगी 80 रुपीज़ भाई, वर्थ इट है इस पीडीएफ के। ठीक है, कोई भी ऐसा मत सोचना है कमाने के लिए कर रहा हूँ यार मैं 80 रुपीज़ खर्च क्यों करूँ, आखिरी दिन है मेरा, एक दिन के लिए मैं 80 रुपये खर्च करूँ, ऐसा मत सोचो यार। पढ़ लो, पास होने के लिए इनफ है ना। एक ही बार बैक आ गई ना, 500 रुपये जाएंगे बैक के पेपर में, समझ रहे हो, मिनिमम 500 रुपये जाते हैं, समझ गए ना बात मेरी। तो इसलिए 500 रुपये से बचने के लिए तो ये 80 रुपीज़ खर्च कर लो, कुछ नहीं होते 80 रुपीज़, खा के उड़ा देते हो तुम 1 मिनट में। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा बड़े भाई की तरह पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा करियर बना लेना है, अच्छी चीज़ समझ लेनी है ईजी लैंग्वेज में, भैया 80 रुपीज़ पे कर देना, आपको पीडीएफ हाथों हाथ मिल जाएगी। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, बाकी मैंने पढ़ा भी इतना पढ़ा सकता था, अब तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मुंह में दर्द हो रहा है, फंबल कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बाकी ऐसी और वीडियो देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी ऐसी वीडियो डालने वाला हूँ, और भी ऐसी पीडीएफ बनाने वाला हूँ, और भी ऐसी वीडियो डालने वाला हूँ, ताकि आपको एंड डे में हेल्प कर पाऊँ मैं आपको, कि बिल्कुल आखिरी दिन भी आ जाए तो भी आप ये ना करें यार, हेल्पलेस हो जाए बिल्कुल आप, कि होपलेस हो जाए यार, मेरे पे तो कुछ है नहीं, मैं तो फेल ही हूँ कल, ऐसा बिल्कुल ना हो। मेरी वीडियो देख ली तो आप 100% पास हैं। ठीक है, बाकी ज़रा बोल वचन करूँगा नहीं, बाकी जितना बोल रहा था मैंने बोल लिया, बाकी बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी और वीडियोज़ के लिए, बाकी और क्या बोलूँ, बाय।